जय हिंद प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के वर्ल्ड पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है सत्ता के समकालीन केंद्र या सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इससे पहले तीन चैप्टर हम लोगों ने समाप्त कर दिया है, यानी कि शीत युद्ध का दौर और दो ध्रुवीयता का अंत और समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। ये तीन चैप्टर का लेक्चर, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ये सारा पोर्शन हम लोग का समाप्त हो गया है और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 4 पे। इसको हम वन शॉट वीडियो में देखने वाले हैं और बहुत ही आसान भाषा में, आसान वे में इसको समझेंगे। ये आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो इसको मात्र 1 से 1.5 घंटा में वन शॉट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। जो भी टॉपिक है वो एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये आपके चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 जो आपके एनसीईआरटी से बाहर कर दिया गया है, उससे बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इस चैप्टर से भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि हम किसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग सत्ता के समकालीन केंद्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि जैसे ही शीत युद्ध का दौर समाप्त होता है और शीत युद्ध के दौर 1991 में समाप्त होने के बाद दुनिया में कुछ संगठन उभर के सामने आते हैं जो अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देना एक तरह से उनको विकल्प के रूप में देखा जाता है। उसमें से हो जाता है यूरोपीय यूनियन, आसियान, सार्क हो जाता है, ब्रिक्स हो जाता है। इन संगठनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साथ में कुछ देश भी उभर के सामने आते हैं जो आर्थिक मामले में या सैन्य मामला में अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं। उन देशों के बारे में भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि चीन हो गया, जापान हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया। इन सारे देशों के बारे में हम लोग शॉर्ट में कवर करेंगे। वही चीजें हम लोग पढ़ेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओके, चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सत्ता के समकालीन केंद्र। ओके, तो हम जान लेते हैं सबसे पहले सत्ता के नए केंद्र का अर्थ क्या होता है। सत्ता के नए केंद्र का अर्थ, ओके, तो शीत युद्ध के बाद विश्व मंच पर कुछ ऐसे संगठन, यहाँ संगठन और देश की बात की जा रही है, कुछ ऐसे संगठन और देश प्रभावशाली तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि इन संगठनों और देशों को अमेरिका की एक ध्रुवीयता के विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। ओके, जैसे ही 1991 में शीत युद्ध का दौर समाप्त होता है तो पूरी दुनिया में अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो जाता है और उसके वर्चस्व को चुनौती देने के लिए कुछ संगठन और कुछ देश दुनिया के सामने उभर के आते हैं। उन्हीं को सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में देखा गया है। ओके, अब देख लेते हैं क्षेत्रीय संगठन कौन कौन हैं जो एक तरह से अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे सकते हैं, या इस चैप्टर में हमें उनके बारे में पढ़ना है। तो वो हो जाता है यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन। ओके, यूरोपीय यूनियन हो जाता है। एक हो जाता है आसियान, हालांकि एनसीईआरटी में यही दोनों दिया हुआ है, ठीक है। और ब्रिक्स के बारे में भी हम लोग संक्षेप में देखेंगे, क्योंकि आज के डेट में ब्रिक्स का महत्व बहुत ही बढ़ गया है। तो जो क्वेश्चन बन सकता है वही क्वेश्चन यहाँ से देखने वाले हैं। और साथ ही में दक्षेस यानी सार्क के बारे में भी हम शॉर्ट में इस वीडियो में कवर करेंगे। हालांकि नेक्स्ट चैप्टर जो आप लोग का होने वाला है उसमें सार्क के बारे में बड़े ही विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा संक्षेप में इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद कुछ देश जो अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे सकते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे कि चीन हो गया, जापान हो गया और दक्षिण कोरिया हो गया। इनकी अर्थव्यवस्था जो आने वाले कुछ समय में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को चुनौती दे सकती है, इसलिए ये क्षेत्र भी एक तरह से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इनके बारे में भी हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आप लोग को समझ में आ गई होगी सत्ता के नए केंद्र का अर्थ और क्षेत्रीय संगठन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं क्षेत्रीय संगठन जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है। यानी कि कोई भी क्षेत्र में कोई स्पेशल संगठन बनाया जाता है, जैसे यूरोपीय यूनियन, सार्क या आसियान, ये जो भी संगठन बनाए गए हैं उनके कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं। कुछ उद्देश्य को लेके ही ये संगठन आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या उद्देश्य होते हैं इन क्षेत्रीय संगठन का, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो पहला उद्देश्य हम लोग पढ़ते हैं, तो सदस्य देशों में एकता की भावना का मजबूत होना। ठीक है, कोई भी संगठन बनता है तो उसका पहला मकसद यही रहता है, क्या, तो एकता की भावना का मजबूत होना। जो भी सदस्य देश होते हैं किसी भी संगठन का, उनके बीच एकता की भावना का मजबूत होना पहला मकसद होता है। दूसरा क्या हो जाता है, तो क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
जैसे मान लो सार्क का ही निर्माण हुआ, तो सार्क में भारत और भारत के आसपास के पड़ोस देश शामिल हुए। ठीक है, तो ये एक तरह से क्षेत्रीय संगठन हो गया। इसका एक मकसद हो गया कि सबके बीच में एक तरह से सहयोग का बढ़ावा देना भी सार्क का भी मकसद है। यूरोपीय यूनियन भी ऐसे ही इसी मकसद से उसका भी निर्माण किया गया। आसियान का भी निर्माण इसी मकसद से किया गया था। ठीक है, अब बात करें सदस्यों के बीच आपसी व्यापार को बढ़ावा देना, ये भी एक मकसद होता है क्षेत्रीय संगठन का। ओके, जो भी सदस्य देश होते हैं उनके बीच आपसी व्यापार का बढ़ावा देना भी एक तरह से क्षेत्रीय संगठन का उद्देश्य हो जाता है। और साथ में क्षेत्र में शांति और सौहार्द को बढ़ावा देना। ठीक है, जो भी सदस्य देश होते हैं उनके बीच आपसी संबंध अच्छा हो, सारे देश शांति बनाए रखें, एक दूसरे से उलझे नहीं, ये भी एक तरह से मकसद होता है। लेकिन सार्क के कुछ ऐसे संगठन, सार्क जैसे हमारा अपना दक्षिण एशिया का संगठन है, ये तो इसी मकसद से बनाया गया था, लेकिन हमेशा भारत पाकिस्तान एक दूसरे से उलझते रहते हैं, तो इसलिए ये संगठन उतना सफल तो नहीं है, फिर भी हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। तो क्षेत्र में शांति और सौहार्द को बढ़ावा देना भी एक तरह से क्षेत्रीय संगठन का उद्देश्य होता है। विवादों को आपसी बातचीत के द्वारा निपटा ले। अगर दो देशों के बीच, क्षेत्रीय संगठन में शामिल होने वाले दो देशों के बीच कोई विवाद होता है, तो उसको बैठ के टेबल पे आराम से बातचीत से उस समस्या का समाधान कर लेना, न कि युद्ध करना। युद्ध करना किसी भी मायने में किसी भी विवाद का समाधान, एक तरह से समाधान नहीं कर सकता। ठीक है, आज युद्ध होता है, कोई देश हार जाता है, तो आने वाले समय में वो फिर से युद्ध करके जीतने का प्रयास करेगा। उससे अच्छा है बैठ के बातचीत करके उस समस्या का निपटारा कर लिया जाए। तो ये भी एक तरह से क्षेत्रीय संगठन का उद्देश्य हो जाता है। अगर ये चार उद्देश्य आप लोग को याद हो जाएगा, तो कोई भी संगठन के बारे में अगर एग्जाम में पूछता है तो वहां पे ये चपका दीजिए, तो पक्का है एग्जामिनर आपको नंबर पूरा का पूरा देने वाला है। चलिए अब बात करते हैं यूरोपीय संगठन। संगठन में सबसे पहले क्या देखेंगे, तो यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। यूरोपीय यूनियन, ठीक है, तो यूरोपीय यूनियन का सफर कहां से स्टार्ट हुआ। हालांकि यूरोपीय यूनियन का निर्माण तो 1992 में हुआ था और 1993 से कार्य करना प्रारंभ किया, लेकिन ये बहुत पहले से ही निर्माण होना प्रारंभ हो गया था। इसकी नींव बहुत पहले ही पड़ चुकी थी। ये कब से अपना सफर तय करना शुरू किया, तो 1948 में। 1948 में शीत युद्ध का दौर चल रहा था और उस दौर में पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक हिस्सा, जैसे पूरी दुनिया तो बटी हुई थी, साथ में यूरोप में ही तो शीत युद्ध का ज्यादा असर देखने को मिल रहा था। तो यूरोप, मान लीजिए ये यूरोप हो जाता है, ठीक है, ये यूरोप हो जाता है। तो यूरोप उस समय दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक पश्चिमी यूरोप, ठीक है, और एक पूर्वी यूरोप। पश्चिमी और पूर्वी यूरोप। जो पश्चिमी यूरोप हुआ करता था वो अमेरिका के साथ थे। शीत युद्ध के दौर में ये अमेरिका के सपोर्ट कर रहे थे, और जो पश्चिमी देश थे वो अमेरिका को सपोर्ट कर रहे थे, जो पूर्वी देश थे वो यूएसएसआर को समर्थन दे रहे थे। तो अब ये देश अमेरिका को सपोर्ट कर रहे थे, तो अमेरिका का भी कुछ उत्तरदायित्व तो बन रहा था कि भाई इनके लिए कुछ करे। तो 1948 में अमेरिका क्या करता है, तो 1948 में अमेरिका के द्वारा मार्शल योजना लाई, अमेरिका के द्वारा मार्शल योजना लाई जाती है। और इस मार्शल योजना के द्वारा क्या किया जाता है, तो यूरोप, जो भी पश्चिम यूरोप के देश थे, तो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की जाती है और इनकी अर्थव्यवस्था का उत्थान करना प्रारंभ कर दिया जाता है। ठीक है, मार्शल योजना का मुख्य उद्देश्य ही था कि पश्चिमी यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था का उत्थान करना, और उसके लिए एक संगठन का निर्माण किया गया जिसका नाम था यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। ठीक है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, इसकी स्थापना की गई और जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद की गई। और ये आर्थिक मदद कौन किया, तो ये अमेरिका किया गया। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि 1948 में अमेरिका के द्वारा मार्शल योजना लाया गया, जिसके तहत एक संगठन का निर्माण हुआ जिसका नाम था यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। और इस संगठन के माध्यम से अमेरिका पश्चिम यूरोप को आर्थिक मदद देना शुरू किया। ठीक है, फिर क्या होता है, धीरे धीरे समय बीतती है और समय आता है 1957 में क्या होता है, तो 6 देश मिलके एक संधि करते हैं जिसका नाम रहता है रोम की संधि। ये 6 देश कौन कौन से हो जाते हैं, एक तो पश्चिमी जर्मनी था, साथ में फ्रांस था,
इटली था, और 3 देश वो थे जिसको बेनेलक्स जानते हैं, बेनेलक्स के नाम से जानते हैं, यानी बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली और बेनेलक्स यानी कि बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, 6 देश मिलके एक संगठन का निर्माण करते हैं जिसका नाम क्या रहता है, तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय। यूरोपीय आर्थिक समुदाय यानी इसका उद्देश्य ये था कि ये 6 देश आपस में एक दूसरे देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत व्यापार कर सकते थे। यदि ये 6 देश एक दूसरे देश से व्यापार करते हैं तो उनके लिए भी कोई भी कस्टम टैक्स यानी कि कोई किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा। तो उसके लिए इस संगठन का निर्माण किया। ओके, तो 1957 में 6 देश, जिसमें फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, इन 6 देशों के बीच रोम संधि होती है। तो इसके माध्यम से एक समुदाय का गठन होता है जिसका नाम रहता है यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय आर्थिक समुदाय। और एक और संधि होती है जिसका नाम रहता है यूरोपीय एटमी एनर्जी समुदाय, यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय। ठीक है, यूरोपीय एटमी एनर्जी समुदाय या ऊर्जा समुदाय भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 संधियां हुई थी इन 6 देशों के बीच। पहला मार्शल योजना आप लोग को याद रहना चाहिए, दूसरा रोम की संधि जो 1957 में हुई थी जिसके तहत 2 संगठन का निर्माण हुआ था। यही धीरे धीरे संगठन बड़ा होता चला जाएगा और 1991 तक जाते जाते 1992 तक जाते जाते टोटल 12 देश इसमें हो जाएंगे और फिर यूरोपीय यूनियन का रूप धारण कर लेगा। तो 2 पॉइंट आप लोग को यहाँ कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, जो अगर आपको 5 नंबर में भी पूछ दे या 2 नंबर में भी पूछ दे यूरोपीय यूनियन का निर्माण कैसे हुआ, तो आप वहां पे बढ़िया से डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं जून 1979, एक 1948 याद रखना है मार्शल योजना, एक 1957 याद रखना है यानी कि रोम संधि, और तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है, जून 1979। जून 1979 में क्या होता है, तो यूरोपीय पार्लियामेंट यानी यूरोपीय संसद का गठन होता है। और यूरोपीय संसद का गठन होते ही, जैसे ही इसका गठन होता है, उसके बाद यूरोपीय आर्थिक समुदाय जो 1957 में ये समुदाय बना था, जस्ट पहले पढ़े हैं। ठीक है, ये यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने राजनीतिक स्वरूप लेना शुरू कर दिया। और भाई जब पार्लियामेंट यानी संसदें बन जाएगा तो ये राजनीतिक रूप तो जाहिर सी बात है लेना प्रारंभ कर देगा। ओके, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी भाग लेना प्रारंभ कर दिया, यानी दूसरे देशों के मुद्दों में भी ये हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। ठीक है, एक तरह से इसकी शक्ति का विस्तार होना प्रारंभ हो गया। ये पॉइंट याद रखना है, जून 1979 में यूरोपीय पार्लियामेंट के गठन के बाद यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने राजनीतिक स्वरूप लेना शुरू कर दिया। फिर आता है जून 1985। जून 1985 में क्या होता है, तो सांगेन संधि होती है। और सांगेन संधि के तहत क्या होता है, तो जो भी यूरोपीय समुदाय के सदस्य देश थे उन देशों के बीच सीमा नियंत्रण समाप्त कर दिया जाता है। सीमा नियंत्रण समाप्त करने का मतलब वीजा मुक्त देश बना दिया जाता है। जितने भी देश इसमें शामिल थे, लगभग 11 के आसपास टोटल सदस्य उस समय तक बन गए थे। ठीक है, जैसे एक तरह से समझ सकते हैं कि जैसे भारत और नेपाल के बीच सीमा, एक तरह से सीमा नियंत्रण समाप्त है। भारत के लोग नेपाल जाते हैं तो उनके लिए कोई वीजा नहीं लगता है, या नेपाल के लोग भारत आते हैं तो भी उनके लिए कोई वीजा नहीं लगता है। तो उसी प्रकार से सांगेन संधि के द्वारा जो 1985 में हुआ था, इसके द्वारा क्या होता है, तो यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच सीमा नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। और फाइनली यूरोपीय संघ की स्थापना फरवरी 1992 में maastricht संधि के द्वारा हो जाती है। ठीक है, maastricht संधि के द्वारा हो जाती है। तो अगर पूछे यूरोपीय यूनियन का स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था फरवरी 1992 में, 1992। लेकिन अगर पूछे ये कार्य करना कब से प्रारंभ किया, तो ये कार्य करना प्रारंभ किया मतलब एक तरह से सक्रिय कब से हो गया। इसकी स्थापना जो हुई, यूरोपीय यूनियन का पहले भी हो चुका था स्थापना, इसका अन्य नाम हुआ करता था, लेकिन 1992 में जाके इसका नाम यूरोपीय यूनियन पड़ा था। ठीक है, 1992 में maastricht संधि के द्वारा, जिसमें टोटल 12 देश शामिल थे, 12 देशों ने इस maastricht संधि पे हस्ताक्षर किया था। तो कई बार एग्जाम में पूछता है
यूरोपीय यूनियन के निर्माण के समय या स्थापना के समय सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो पता होना चाहिए कि 12 हुआ करती थी, 12 हुआ करती थी। ठीक है, अब देखते हैं कि ये सक्रिय कब हुआ था। इसकी स्थापना मास्ट्रिक्ट संधि के द्वारा तो हो गया फरवरी 1992 में, लेकिन सक्रिय ये होता है नवंबर 1993 में। ठीक है, 1993 में ये सक्रिय हो जाता है। 1 नवंबर 1993 से ये कार्य करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ऐसे ही यूरोपीय यूनियन का निर्माण होना प्रारंभ हुआ था। अब देख लेते हैं यूरोपीय यूनियन के बारे में। यूरोपीय यूनियन देखिएगा, इसका जो झंडा है, यूरोपीय यूनियन का जो झंडा है, उस पे 12 सितारे हैं। 12 सितारे ही क्यों हैं? सितारे पहले देख लेते हैं, सितारे क्या दर्शाते हैं। तो सितारे इन संगठनों के बीच, इन देशों के बीच एकता की भावना, सद्भावना, ये सारी चीजें दर्शाते हैं। ठीक है, एकता, प्रेम, आवागमन, मतलब सहयोग, सौहार्द वाली भावना, ये सारे चीजों को दर्शाते हैं ये। लेकिन ये 12, इनकी संख्या 12 ही क्यों है? ये आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि उस समय टोटल देशों की संख्या 12 हुआ करती थी। इसलिए इस झंडे पे 12 स्टार गन के देखिएगा, यहां से 12 टोटल 12 स्टार हैं इस पे, क्योंकि उस समय सदस्य देशों की संख्या 12 हुआ करती थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो कई बार पूछ देता है कि यूरोपीय यूनियन के झंडे पे कुल कितने सितारे हैं? तो 12 हैं। और 12 सितारे ही क्यों हैं? क्योंकि उस समय यूरोपीय यूनियन में 12 देश ही शामिल थे। बाद में और भी देश आते गए, इसके सदस्य बनते गए, और वर्तमान में इसमें टोटल 27 देश हैं। 2020 तक इसमें टोटल लगभग 28 देश हुआ करते थे, लेकिन ब्रिटेन जो है, यूके, ब्रिटेन 2016 में एक जनमत संग्रह कराता है, और जनमत संग्रह के द्वारा ब्रिटेन को एक तरह से ये कंफर्म हो गया कि वो यूरोपीय यूनियन में नहीं रहना चाहता है। और फाइनली कुछ सालों के बाद 2020 में वो यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया। ठीक है, तो ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से 2020 में अलग हो गया। उसके बाद वर्तमान में यूरोपीय यूनियन में टोटल 27 देश हैं, टोटल 27 देश हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे यूरोपीय संघ क्या है। तो यूरोपीय देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, क्षेत्रीय संगठन। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को पता होना चाहिए कि क्षेत्रीय संगठन क्या होता है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होता है। तो बाबू, क्षेत्रीय संगठन का मतलब ही एक क्षेत्र विशेष को दर्शा रहा है, यानी कि पूरी दुनिया में कोई एक विशेष क्षेत्र है और उस क्षेत्र में कोई संगठन बनाया जा रहा है, उसको क्षेत्रीय संगठन कहा जाएगा। अब पूरी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कोई अगर संगठन बनाया जा रहा है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहा जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो आसियान हो गया। आसियान एक क्षेत्रीय संगठन है, क्योंकि ये साउथ ईस्ट एशिया के देशों का ही संगठन है, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का ही संगठन है। उसमें बाहरी कोई देश सदस्य बनना चाहे तो नहीं बन सकता है, क्योंकि वो क्षेत्रीय संगठन है। उसके सदस्य बनने के लिए पहला कंडीशन यही होगा कि वो साउथ ईस्ट एशिया का रहना चाहिए। अगर साउथ ईस्ट एशिया का नहीं है तो उसका औपचारिक सदस्य हो सकता है, एक तरह से दूर का होता है ना, अनौपचारिक सदस्य हो सकता है, लेकिन परमानेंट सदस्य नहीं हो सकता। वैसे ही यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के लिए यूरोप का ही देश होना चाहिए, नहीं तो कभी के अमेरिका उसमें शामिल हो गया होता। अमेरिका चूंकि यूरोप का नहीं है इसलिए वो उसमें शामिल नहीं है। ओके, तो ये कंडीशन होता है। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसमें कोई भी देश सदस्य बन सकता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, ये सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसके बारे में हम विस्तार से चैप्टर नंबर 5 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में 5 या 6 में पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। यूरोपीय संघ यूरोपीय देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। ओके, यूरोपीय संघ की स्थापना फरवरी 1992 में maastricht संधि के द्वारा हुई थी, और यूरोपीय संघ का अपना एक अलग झंडा है, अपना राष्ट्रगान है, और साथ में इसकी अपना स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। ओके, तो यूरोपीय संघ का अपना झंडा, गान और स्थापना दिवस है। यूरोपीय देशों की अपनी मुद्रा है,
लिखी भी एक अलग ही मुद्रा है। 27 देशों के लिए एक अलग ही मुद्रा है। वो मुद्रा को यूरो कहा जाता है। ठीक है, तो यूरोपीय यूनियन का एक अलग मुद्रा है। जैसे भारत की मुद्रा रुपया हो गया, अमेरिका का मुद्रा डॉलर हो जाता है, ब्रिटेन की मुद्रा पौंड हो जाता है, चाइना का मुद्रा रिम झिंगनिंग करके है, ऐसे वो हो जाता है। तो वैसे यूरोपीय यूनियन की मुद्रा यूरो है, जिसको 27 देशों ने भी अपनाया हुआ। ओके, इसके पास परमाणु हथियार भी है। अब इसके जो सदस्य देश जैसे फ्रांस और ब्रिटेन तो अभी अलग हो गया, उसको अलग ही रखिए। ओके, जैसे फ्रांस हो गया, तो फ्रांस के पास अपना खुद का परमाणु बम भी है, तो उस मामले में भी ये ताकतवर हो गया। ओके, तो इसके पास परमाणु हथियार है और यूरोपीय संघ के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। अगर 27 देशों की सेना को एक कर दिया जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी सेना इसी के पास है। ओके, तो ये है यूरोपीय यूनियन। देखो यहाँ पे एक नोटेड पॉइंट क्या है, तो यूरोपीय संघ ने 2003 में अपना संविधान बनाने का प्रयास किया। इसका पार्लियामेंट का निर्माण तो हो गया था, लेकिन अपना संविधान बनाने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं रहा। ठीक है, उसमें वो असफल रहा। ओके, असफल रहा। ठीक है, तो चलो आगे की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे फिर आते हैं यूरोपीय संघ के सदस्य देश। इसमें कौन कौन से सदस्य देश हो सकते हैं। ठीक है, तो जब इसका निर्माण हुआ था तो उस समय इसमें टोटल 12 देश हुआ करते थे। 12 देश। ओके, 12 देश ये कौन कौन से थे? यूरोपीय संघ के संस्थापक सदस्य टोटल कितने थे? तो 12 आपको पता होना चाहिए कि टोटल 12 थे। उसमें 6 देश बताए हैं। 1957 में 6 देश थे। बेल्जियम था, फ्रांस था, जर्मनी और इटली, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, ये 6 देश उस समय थे। अभी 12 मतलब 1992 आते आते टोटल 12 हो गए जब इसकी स्थापना हुई थी, जिसमें बेल्जियम था, डेनमार्क था, फ्रांस था, जर्मनी था, ग्रीस था, आयरलैंड था, इटली था, लग्जमबर्ग था, नीदरलैंड था, पुर्तगाल, स्पेन और ब्रिटेन हुआ करता था। यानी कि इसकी स्थापना के समय टोटल 12 देश थे। अगर नाम याद नहीं होता है तो कोई बात नहीं, इतना याद होना चाहिए कि जब यूरोपीय यूनियन का निर्माण हुआ था तो उस समय टोटल 12 देश हुआ करते थे। ठीक है, और वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं? तो टोटल 27 सदस्य हैं, 27 देश हैं। अब देखो, ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से जून 2016 में एक जनमत संग्रह के द्वारा अलग होने का निर्णय किया। जून 2016 में जो ब्रिटेन, जिसको यूके भी बोलते हैं, ठीक है, जिसने हम पे 200 सालों तक राज किया, वही ब्रिटेन। ओके, तो जून 2016 में ये अपने देश में जनमत संग्रह था और जनमत संग्रह के माध्यम से पूछा गया कि क्या ब्रिटेन को यूरोपीय यूनियन का सदस्य रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो पूरे देश के लोगों का पोल आया और 91% लोगों ने ये कहा कि 51, ठीक है, 51% के आसपास लोगों ने ये कहा कि नहीं, ब्रिटेन को यूरोपीय यूनियन से बाहर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 2016 में ये पोल कराया गया और फाइनली 2020 आते आते 2020 में, जनवरी 2020 में यह यूरोपीय संघ से अलग हो गया। तो जनमत संग्रह कब कराया गया? आप लोग को पता होना चाहिए, जून 2016 में। ओके, और ये यूरोपीय यूनियन से कब अलग हुआ था? तो जनवरी 2020 में। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अलग हुआ था, यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन अलग हुआ था, उसको किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? तो उसको ब्रेक्जिट के नाम से जानते हैं। ब्रेक्जिट यानी ब्रिटेन का एग्जिट होना ब्रेक्जिट कहलाता है। ओके, तो देख लीजिए एक बार और। ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से जून 2020 में एक जनमत संग्रह के द्वारा अलग होने का निर्णय किया, जिसे ब्रेक्जिट कहा जाता है। अब यह यूरोपीय यूनियन का सदस्य नहीं है। जनवरी 2020 में यह यूरोपीय संघ से अलग हो गया। ओके, अब बात करते हैं यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो टोटल 27 है बउआ, टोटल 27 है। पहले 28 हुआ करते थे, लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं? तो 27 सदस्य हैं। ओके, यूरोपीय संघ में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन है? तो ये भी पूछता है, तो क्रोएशिया हो गया।
यानी कि 28 नंबर का देश यही है, 28वां देश। हालांकि भी बाद में ये ब्रिटेन जब अलग हो गया यूरोपियन यूनियन से तो 27वें नंबर पे आ गया, लेकिन जब ये शामिल हुआ था तो उस समय ये 28वें नंबर का देश हुआ करता था। कौन? तो क्रोएशिया। और एक पॉइंट आप लोग को और याद रखना चाहिए, यूरोपीय यूनियन को 2012 में नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, यूरोपीय यूनियन को किस साल नोबेल पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है जो शांति के क्षेत्र में, इसको 2012 में मिला हुआ था। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। तो यूरोपीय संघ के गठन के उद्देश्य क्या थे? तो यूरोपीय संघ के गठन के उद्देश्य वही थे जो किसी क्षेत्रीय संगठन के गठन का उद्देश्य होता है। तो एक समान विदेशी नीति और सुरक्षा नीति, ये यानी कि जो भी देश यूरोपीय यूनियन का सदस्य होगा उसकी विदेशी नीति एक ही होगी, मतलब सभी देश की अलग अलग विदेशी नीति नहीं हो सकती, और साथ में सुरक्षा नीति भी एक ही होगी। आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों पर सहयोग करना, ये सारे देश एक दूसरे को आंतरिक मामलों मतलब देश के अंदर का मामला भी हो उसमें भी सहयोग करेंगे, और साथ में न्याय से जुड़ा कोई मामला हो उसमें भी ये देश एक दूसरे को सहयोग करेंगे। एक समान मुद्रा का चलन, यानी कि जितने भी सदस्य देश इसमें होंगे उन सारे देशों के बीच एक ही रुपया, एक ही पैसा चलेगा, मुद्रा चलेगा। ठीक है, जो यूरो है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं यूरो है। और वीजा मुक्त आवागमन, यानी कि ये 27 देश के कोई भी नागरिक किसी भी देश में जाना चाहते हैं उसके लिए कोई वीजा नहीं लगेगी, या दुनिया का कोई भी देश यूरोपीय यूनियन में प्रवेश करना चाहता है तो उसको अलग अलग देशों से अलग अलग वीजा नहीं लेना पड़ता है, एक ही वीजा लेना पड़ता है यूरोपीय यूनियन का। यूरोपीय यूनियन का अगर आप वीजा ले लेते हैं तो आप 27 देशों में भी उस वीजा से भ्रमण कर सकते हैं। यही फायदा है यूरोपीय यूनियन। ठीक है, जैसे भारतीय नागरिक ही कोई जाए यूरोप में घूमने के लिए तो जैसे उसको फ्रांस भी जाना है, इटली भी जाना है, लग्जमबर्ग भी जाना है, डेनमार्क भी जाना है, स्वीडन भी जाना है, इन सारे देशों में उसको भ्रमण करना है, उसको अलग अलग वीजा लेने की जरूरत नहीं है। वीजा एक ही देश से लिया जाएगा, यानी यूरोपीय यूनियन से लिया जाएगा और सारे देश का भ्रमण आप उसी वीजा से कर सकते हैं। वीजा क्या होता है तो आप लोग को पता होना चाहिए कि किसी देश में जाने के लिए उस देश से पहले अनुमति लेनी पड़ती है और उसी अनुमति को वीजा कहा। जैसे कोई भारतीय अमेरिका में जाना, अमेरिका में घूमने के लिए या व्यापार कुछ भी करने के लिए जाना चाहता है तो पहले अमेरिका से भी उसको अनुमति लेनी पड़ेगी कि भैया हम तुम्हारे यहाँ आए कि ना आए। अमेरिका कहेगा ठीक है आ जाओ, तो वीजा जारी करेगा, तो आप उसके यहाँ जा सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा एक बार मोदी जी को अमेरिका ने वीजा देने से मना कर दिया था, यानी अपने यहाँ आने से मना कर दिया था, और बाद में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो खुद ही अमेरिका बुला के उनका भव्य स्वागत किया, हाउडी मोदी। ठीक है, तो चलिए आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं यूरोपीय संघ की विशेषता क्या है। यूरोपीय संघ की विशेषता क्या हो जाती है? ओके, तो यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया है। यानी कि जब यूरोपीय यूनियन का निर्माण हो रहा था ये एक आर्थिक संस्था के रूप में कार्य कर रहा था। आर्थिक संस्था का मतलब एक देश से दूसरे देश में अगर व्यापार करना हो तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत मुक्त व्यापार किया जा सकता था, मतलब केवल व्यापार से संबंधित ये संगठन था। लेकिन धीरे धीरे इसका स्वरूप बदला, इसमें नए नए सदस्य शामिल हुए, इसका आकार बड़ा हुआ, तो इसमें कुछ परिवर्तन किए गए और वो अब राजनीतिक संस्था बन गया है। ओके, यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करने लगा है। यानी इसमें तो बहुत सारे देश हैं लेकिन सभी को एक देश के तौर पे देखा जाता है, यानी कि ये विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करने। इसका अपना झंडा, गान और स्थापना दिवस और अपनी एक मुद्रा है। अन्य देशों से संबंध के मामले में इसने काफी हद तक साझी विदेशी और सुरक्षा नीति बना ली है। यानी कि इसको भारत के साथ कोई साझा विदेशी नीति अपनानी हो तो पूरे देशों के साथ अलग अलग बातचीत नहीं करना होगा। यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच में अगर कोई भी बात हो जाए तो पूरे देश में लागू हो जाएगा। ठीक है, यूरोपीय संघ का झंडा 12 सोने के सितारों के घेरे के रूप में वहां के लोगों की
पूर्णता, समग्रता, एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। तो ये क्या हो जाता है, तो यूरोपीय संघ की विशेषता हो जाती है। अब बात करते हैं यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले कारक और विशेषता। क्या चीजें हैं जो यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाती है, इस पे भी क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, वो देख लेते हैं। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन गई है। इतना ताकतवर हो गया है यूरो कि अमेरिका का रुपया डॉलर को ये टक्कर देना शुरू कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में अमेरिका का ही सिक्का चलता है, यानी अमेरिका का ही डॉलर चलता है, उसको भी टक्कर देने के मुकाबले में ये आ गया है। ओके, तो इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन गई है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है। विश्व व्यापार में, ठीक है, विश्व व्यापार में यूरोपीय यूनियन की हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों पर है। ओके, इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों पे है। यानी कि ये केवल अपने देशों के अंतर्गत व्यापार नहीं करता, यानी ये अपना माल बाहर भी भेजता है, यानी कि दूसरे देश भी, दूसरे महाद्वीप के देश भी इसके माल पे डिपेंड रहते हैं। ये कई बार सेक्शन लगा देता है। जैसे क्या होता है, अभी हाल ही के दिनों में दो दिन पहले यूरोपीय यूनियन के द्वारा भारत को प्रतिबंध लगा दिया गया। कई चीजों का व्यापार करने से, यूरोपीय यूनियन के साथ मतलब व्यापार करने से भारत को प्रतिबंध लगा दिया। और इसका कारण क्या था कि भारत, कहने का मतलब उसका था कि भारत यूएसएसआर मतलब रूस से मित्रता बरकरार न रखे, मतलब इतना मित्रता न निभाए। अगर मित्रता निभाएगा तो उनका कहना था कि हम भारत के साथ व्यापार पे प्रतिबंध लगा दें। उसके तहत उन्होंने लगा दिया, तो भारत को थोड़ा सा तो नुकसान झेलना पड़ा। तो इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों पर रहा। यह विश्व व्यापार संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में कार्य करता है। विश्व व्यापार संगठन, आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में दूसरे देश से, किसी भी देश से आप व्यापार करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होना चाहिए, होना आवश्यक है। तो विश्व व्यापार संगठन यानी विश्व में अगर आपको व्यापार करना है तो आपको उसका सदस्य रहना आवश्यक है। भारत भी है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, 1995 में हुई थी। तो इसमें भी ये अपनी एक अलग ही भूमिका बनाता है। इसका एक सदस्य देश फ्रांस सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य। जब हम लोग यूएनओ के बारे में पढ़ेंगे, इसमें 5 अस्थायी देशों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें से एक देश फ्रांस भी है जो यूएनओ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। इसका एक देश फ्रांस सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। यूरोपीय संघ का सदस्य देश फ्रांस के पास परमाणु शक्ति संपन्न देश है, ठीक है, यानी यूरोपीय यूनियन में एक ऐसा भी देश है जिसके पास परमाणु बम है और वो है फ्रांस। तो कोई भी देश परमाणु बम का धमकी यूरोपीय यूनियन को नहीं दे सकता। इसकी सेना अमेरिका से 3 गुनी बड़ी है, तो कोई देश उससे टक्कर भी नहीं ले सकता। अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो अर्थव्यवस्था के मामले में भी कोई देश उसका टक्कर नहीं दे सकता। तो हर मामले में इसका अपना अलग ही पहचान है। फिर बात करते हैं यूरोपीय संघ की कमजोरियों की। इसकी कुछ कमजोरियां भी है बउआ। वो क्या है? इसके जो सदस्य देश अपनी विदेशी और रक्षा नीति है, इसका अपना अलग विदेशी नीति और रक्षा नीति है, ठीक है। यूरोपीय यूनियन यानी 27 देशों का एक ही विदेशी नीति और एक ही रक्षा नीति है, ठीक है। तो इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है, जैसे इराक पर हमले के मामला में। जैसे आप लोग इराक पे जब हम लोग अमेरिकी वर्चस्व पढ़ रहे थे, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व चैप्टर नंबर 3, तो उसमें हम बताए थे कि जब अमेरिका इराक पे हमला करने वाला था 2003 में, तो उस समय फ्रांस और इटली नहीं चाहते थे कि अमेरिका इराक पे हमला करे, लेकिन वहीं ब्रिटेन चाहता था कि अमेरिका तरह से इराक पे हमला करे। तो दोनों हालांकि यूरोपीय यूनियन के सदस्य थे। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ये तीनों के तीनों यूरोपीय यूनियन के ही सदस्य थे, लेकिन तीनों का मत अलग अलग। तो वहां पे भी थोड़ा सा मतभेद देखने को मिलता है। हालांकि कहा जा सकता है कि इनकी अपनी जो विदेशी नीति है या जो रक्षा नीति है वो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है, जैसे इराक पर हमले के मामला में।
अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, तो यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा को लागू करने को लेकर नाराजगी है। यानी जितने भी 27 देश हैं उसमें से कुछ ऐसे भी देश हैं जो यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाना नहीं चाहते। हालांकि अपनाए हुए हैं वो देश, यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाए हुए हैं और साथ में वो अपना लोकल करेंसी भी चलाते हैं। लोकल करेंसी, यूरो के अलावा भी उनके देश में एक करेंसी है। बहुत सारे देश हैं जिनके पास अपना अलग से भी करेंसी। अब बात करें, डेनमार्क और स्वीडन ने मॉस्ट्रिच संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का विरोध किया। ओके, डेनमार्क और स्वीडन ये मॉस्ट्रिच संधि का भी विरोध किया और साथ ही में यूरो को भी मानने से इनकार किया, एक तरह से विरोध किया। यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश अमेरिकी गठबंधन में हैं। अमेरिकी गठबंधन यानी यूरोपीय संघ, हालांकि अमेरिका तो यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, लेकिन यूरोपीय संघ के बहुत सारे सदस्य अमेरिका गठबंधन में शामिल हैं जो यूरोपीय यूनियन नहीं चाहते। ओके, ब्रिटेन यूरोपीय संघ से जून 2016 में एक जनमत संग्रह के द्वारा अलग हो गया। ये भी एक तरह से इसकी कमजोरी का ही पहचान है कि कोई देश इससे अलग हुआ। हालांकि कोई भी देश इससे जुड़ना चाहिए तो किसी न किसी कारण से तो अलग हुआ ही होगा, उसकी अपनी जो मंशा होगी, कोई विदेशी नीति या कुछ कारणों से ही अलग हुआ होगा, कुछ कमजोरियों से ही अलग हुआ होगा। तो ये भी हालांकि एक तरह से उसकी कमजोरी हो जाती है। तो ये आप लोग को कंफर्म होना चाहिए। आगे अब चलते हैं आसियान। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आसियान। आसियान की बात करें, आसियान की बात करें तो आसियान कौन से देश हो जाते हैं, तो एक बार थोड़ा सा इसके बारे में संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। आसियान, जैसे मान लीजिए ये भारत हो गया, भारत, ठीक है, भारत, भारत तो दक्षिण एशिया में, या पूरी दुनिया को ले लीजिए, ये दुनिया हो गया। तो पूरी दुनिया को 4 हिस्सों में अगर बांटते हैं तो यहाँ पे भारत है, यहाँ पे भारत है, और भारत के इस हिस्से में, इस वाले यानी कि दक्षिण और पूर्व, अगर भारत को 4 हिस्सों में बांटा जाए, भारत को 4 हिस्सों में बांटा जाए तो भारत के दक्षिण पूर्व या दुनिया के दक्षिण पूर्व, दुनिया में देखा जाए तो यहाँ पे 10 देशों का एक समूह है, उन्हीं को आसियान देश कहा जाता है। और ये 10 देश कौन से कहे जाते हैं, तो 10 देशों की अगर मैप पे देखेंगे, हालांकि हम मैप नहीं लेके आए हैं, कभी मैप पे भी इसका चर्चा करेंगे। ये 10 देश कौन कौन से हो जाते हैं, तो यहाँ पे 10 देशों के बारे में दिया हुआ। जैसे आप भारत के बगल से ही चलिए, भारत के बगल में म्यांमार हो जाता है, फिर उसके बगल में थाईलैंड, और जस्ट नीचे और साइड में हो जाता है लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। इस तरह 5 देश हो गए। उसके बाद मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस और इंडोनेशिया, यानी कि 5 ये 10 थे। टोटल 5 10, टोटल 10 देश इसके सदस्य हैं। और वर्तमान में एक 11वां देश भी इसमें शामिल होना चाहता है। ठीक है, इसका नाम है तिमोर लिस्टे। तिमोर लिस्टे तो अभी हालांकि आप लोग के एग्जाम में उसके बारे में नहीं पूछेगा, क्योंकि ये बहुत करंट का मुद्दा हो जाता है। अभी औपचारिक रूप से वो शामिल नहीं हुआ है, अनौपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया है तिमोर लिस्टे को। तो अगर करंट मामला में देखें तो वर्तमान में 11 सदस्य हैं, लेकिन अगर आपके एनसीईआरटी के अनुसार देखा जाए तो अभी 10 सदस्य देश हैं। तो अब बात करते हैं आसियान की। आसियान की स्थापना कब हुई थी, तो आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में, और स्थापना के समय टोटल 5 देश थे, 5 सदस्य देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की। ठीक है, 5 सदस्य देश। तो चलिए शुरू से एकदम देखते हैं। आसियान का नाम, आसियान का फुल फॉर्म पूछे इंग्लिश में तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और हिंदी में अगर इसकी बात करें तो इसका नाम है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। दक्षिण पूर्वी, दुनिया के दक्षिण और पूर्व के बीच में जो देश आते हैं वही इसमें आते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना 1967 में 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की थी। तो 5 देशों ने 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर किया और यूरोपीय यूनियन का निर्माण कर डाला। ठीक है, वो संस्थापक सदस्य कौन कौन से थे वो देख लेते हैं। ये देश हो जाते हैं, एक इंडोनेशिया हो जाता है, एक मलेशिया हो जाता है, एक फिलीपींस हो जाता है, एक सिंगापुर और एक थाईलैंड। ये 5 देशों ने मिलकर आसियान का निर्माण किया था। तो 3 चीजें आप लोग को पता होना चाहिए। एक,
इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1967 में। इसके संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 5 थी। वो 5 कौन कौन से थे? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और फिलीपींस, 5 देश मिलकर इसकी स्थापना करते हैं। और अगर पूछ दे वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ में हुआ, तो हो जाता है जकार्ता, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का जो जकार्ता है वहीं पे इसका मुख्यालय है। ओके, तो इस तरह देख सकते हैं यहाँ पे 10 के 10 देशों का अपना राष्ट्रीय झंडा के साथ नाम भी दिया गया है। जैसे यहाँ पे ब्रुनेई, जिसको दारुसलाम, ब्रुनेई दारुसलाम, पूरा नाम ब्रुनेई दारुसलाम, ठीक है। उसके बाद कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये 10 देशों का नाम दिया गया। और इसका जो लोगो है, ठीक है, अपने झंडा पे आसियान के झंडे का जो लोगो है ये यही है। 10 गेहूं की बालियां हैं, ये गेहूं की जो बालियां होती हैं वही 10 गेहूं की बालियां को एक वृत्त में आपस में जोड़ दिया गया है, जो एकता, समानता और समग्रता का प्रतीक है। ओके, इतना कंफर्म होना चाहिए। आगे देखते हैं बाबू। तो आगे अब देखो, बाद में भी शामिल देश, बाद में भी 5 देश और शामिल हो गए। तो 10 देशों का नाम याद करना कोई कठिन नहीं है। 10 देशों का नाम याद करना कोई कठिन नहीं है। अगर यहाँ से अपने देश के पास से चले तो वहां से म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई और फिलीपींस, इस तरह आप 10 देशों के नाम याद कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में पूछता है निम्न में से कौन आसियान का सदस्य देश नहीं है, तो 10 देशों का नाम याद रहेगा तो आप लोग को पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो चलो आगे की बात करते हैं। तो बाद में शामिल देश कौन कौन से हो जाते हैं? तो बाद के वर्षों में ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भी आसियान में शामिल हो गए तथा इसकी सदस्य संख्या 10 हो गई। 10 हो गई। अगर पूछ दे कि आसियान के कितने सदस्य देश हैं, अगर ऑप्शन में 10 नहीं हो तो आप लोग को 11 मारना है। 11 क्यों मारना है? क्योंकि एक और देश इसमें शामिल हो गया है, जिसका नाम है तिमोर लिस्ते। तिमोर लिस्ते। अब बात करते हैं आसियान का झंडा के बारे में। आसियान का झंडा तो यही है, आसियान के झंडे समझिए यही है, इस पे यही लोगो है आसियान के झंडे का। तो आसियान के प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बालियां दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को इंगित करती हैं। यानी 10 देश सदस्य देश हैं और साथ में 10 गो बालियां हैं, धान की बालियां हैं, ठीक है, धान की बालियां हैं। ओके, तो ये इन देशों के बीच, इन देशों को इंगित करती है जो आपस में मित्रता और एकता के धागे में बंधे हैं। और ब्रीत आसियान की एकता का प्रतीक है। यानी 10 को धान की बालियां हैं और ये 10 आपस में बंधे हुए हैं और एक ब्रीत के द्वारा ये 10 के 10 घेरे गए। और इस सबका अपना अलग अलग मत है, अलग अलग मीनिंग है। अब देख लेते हैं आसियान के मुख्य उद्देश्य। आसियान के मुख्य उद्देश्य क्या क्या हो जाते हैं तो वो देख लेते हैं। तो सदस्य देशों के आर्थिक विकास को तेज करना, यानी इनके जो भी सदस्य देश हैं 10 के 10 के आर्थिक विकास को तेज करना है। इसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना, इसके द्वारा यानी आसियान के द्वारा क्या करना है तो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना भी उसका अपना उद्देश्य है। अब बात करते हैं कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन करके क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना। देख लो कितना बढ़िया उद्देश्य है इसका, यानी कानून का शासन स्थापित करना। ये 10 देशों का अपना लक्ष्य है, सभी देश में कानून का शासन स्थापित हो। और संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के नियमों का पालन करना है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएनओ, ठीक है, यूएनओ के नियमों का पालन करके क्षेत्रीय शांति यानी 10 देशों के बीच शांति बना रहे और स्थायित्व को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अब देखते हैं आसियान शैली। आसियान शैली क्या है तो देखो, आसियान शैली अब अनौपचारिक टकराव रही, मतलब 10 देशों के बीच कोई टकराव हो जाता है तो ऐसा कंडीशन क्यों आने दे भैया कि 10 देशों के बीच कोई देश आपस में टकराव कर ले। उसके लिए कुछ शैली तैयार कर लेते हैं,
कुछ नियम कानून बना देते हैं कि उनके बीच कोई टकराव ही ना हो। उसी के लिए अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफी यश कमाया है। इसे ही आसियान शैली कहा जाने लगा है। यहाँ क्या कर रहा है, तो अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफी यश कमाया है और इसे ही आसियान शैली कहा जाने लगा है। अब देख लेते हैं आसियान शैली के प्रमुख स्तंभ। आसियान के प्रमुख स्तंभ, तो आसियान के 3 स्तंभ हो जाते हैं। एक आसियान सुरक्षा समुदाय हो गया, और एक आसियान आर्थिक समुदाय हो गया, और एक आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय हो गया। ओके, तो ये क्या है, तो आसियान के प्रमुख स्तंभ। ये पूछे कि आसियान के कितने स्तंभ हैं, तो आसियान के 3 स्तंभ हो जाते हैं। ठीक है, आसियान के 3 स्तंभ। तो चलिए उन 3 स्तंभों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं कि कौन कौन से हो जाते हैं। पहला क्या हो जाता है, तो आसियान सुरक्षा समुदाय। आसियान सुरक्षा समुदाय ये क्या है, तो क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है। यानी कि अगर 10 देशों के बीच या 10 देश में से 2 या 3 देशों के बीच कोई मुद्दा विवादास्पद हो जाता है, तो उनको युद्ध तक न पहुंच पाए, इसके लिए सब देशों का प्रयास रहेगा कि इनको टेबल पे बैठा के बातचीत के माध्यम से इस मामले को सुलझाया जा सके। ओके, तो ये इनका उद्देश्य हो जाता है। आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है। अब देखते हैं आसियान आर्थिक समुदाय। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना तथा इन क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना। यानी आसियान आर्थिक समुदाय का मेन लक्ष्य क्या है कि ये जो 10 सदस्य देश हैं उनका एक साझा बाजार है, या साझा बाजार रहेगा तब ये तो कोई देश किसी भी देश के साथ में व्यापार करेगा, अच्छा करेगा, सारे देश एक साथ। ये भी आसियान के 2 स्तंभों के बारे में देख लिए, आर्थिक समुदाय। ठीक है, अब बात करते हैं आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। इसका क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है कि आसियान देशों के बीच टकराव की जगह बातचीत और सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। ओके, कई बार ऐसा समय आया कि आसियान के 2-3 देश आपस में लड़ना चाहते थे, तो उनको रोकने का प्रयत्न किया गया। उनके बीच बातचीत का दौर अभी भी जारी है बहुत सारे मामलों में, तो बातचीत से सुलझाया जाता है। वहां पे कभी आपने नहीं सुना होगा दक्षिण पूर्व एशिया के सदस्य देशों के बीच आपने कभी नहीं सुना होगा कि ये आपस में कभी लड़ते हैं, नहीं लड़ते हैं। शीत युद्ध के दौर में लड़े थे और उसी का परिणाम है ये आसियान का निर्माण करना पड़ा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे की बात करें तो आसियान विजन दस्तावेज 2020 ये पूछता है क्वेश्चन, ये पूछता है बउआ। ये देख लेते हैं आसियान का विजन दस्तावेज 2020 क्या है, तो आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन। आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, यहाँ ध्यान रखिएगा क्षेत्रीय संगठन है। इसके विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। यानी ये किसी एक मकसद से काम नहीं करता है, इसकी बहुमुखी बहुत सारी भूमिकाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे महत्व भी दिया गया है। आसियान द्वारा अभी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से ही यह बात निकली है। ठीक है, आसियान द्वारा अभी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से ही यह बात निकली है। यानी अगर इन 10 देशों के बीच टकराव वाली स्थिति आती है तो उसको बातचीत से निपटाया जाए, यही इसका एक उद्देश्य भी हो जाता है। तो यही है आसियान का विजन दस्तावेज 2020। अब देखते हैं आसियान विजन 2020 की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो आसियान विजन 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आर्थिक आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। तो देख लेते हैं वो कौन कौन सी भूमिका है। तो भैया आसियान द्वारा टकराव की जगह बातचीत द्वारा समस्याओं को हल निकालने को महत्व देना। इस नीति से आसियान ने कंबोडिया के टकराव एवं पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला। ठीक है, आसियान विजन 2020 के माध्यम से इसने
कंबोडिया, कंबोडिया में टकराव होने वाला था, ठीक है। कंबोडिया, ये कंबोडिया एक मंदिर का नाम सुने होंगे, अभी नाम याद नहीं आ रहा है। भारत हिंदू देवता का कोई मंदिर है वहां पे, अंकोरवाट मंदिर है, ठीक है। तो उसकी कुछ जमीन कंबोडिया का पड़ोसी देश है लाओस या वियतनाम है, ठीक है, उसका भी हिस्सा पड़ता है उसमें। तो उसको लेके दोनों देशों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया था, क्योंकि ये जो मंदिर है इससे बहुत सारा इनकम होता है। तो उसको लेके दोनों देशों के विवाद हो गया था, युद्ध वाली भी स्थिति आ गई थी, लेकिन ये बैठ के बातचीत के माध्यम से उस मामला को निपटा डाला, ठीक है। तो इस तरह से ये टकराव से भी बच गए थे। वैसे ही पूर्वी तिमोर में भी ये वाला संकट आया था, तो वहां पे भी बातचीत से सुलझा दिया गया। ओके, आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति में है। यानी कि आसियान की असली ताकत क्या है, तो जो भी सदस्य देश हैं उन सभी को आपस में सहयोग वाली भावना होनी चाहिए। 10 देश एक दूसरे की सहयोग करें, वही भावना सभी के अंदर होनी चाहिए। और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठन में बहुत सारे देश भी शामिल है, जैसे भारत भी गैर क्षेत्रीय संगठन के तौर पे आसियान से जुड़ा हुआ है। अन्य भी जापान हो गया, चीन भी है, चीन नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसे बहुत सारे देश हैं, लगभग 25-30 के आसपास, वर्तमान में तो 40 के आसपास पहुंच गए हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी सदस्य हैं जो गैर क्षेत्रीय संगठन के तहत आसियान के सदस्य हैं। तो यानी कि जो क्षेत्रीय सदस्य हैं और गैर क्षेत्रीय सदस्य हैं, इनके बीच आपसी तालमेल बना रहे, उसके लिए भी ये काम करता है। और उसके लिए ये निरंतर संवाद करता रहता है, निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति को अपनाता है। चलिए आगे की बात करते हैं। आसियान क्षेत्रीय मंच। आसियान क्षेत्रीय मंच क्या है? तो आसियान क्षेत्रीय मंच, इसकी स्थापना 1994 में हुई थी, ठीक है। 1994 में आसियान क्षेत्र मंच की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य देशों की सुरक्षा और विदेशी नीतियों में तालमेल बनाना है, ठीक है। जो भी इसके सदस्य देश हैं आसियान के, उनकी सुरक्षा नीति और विदेशी नीति में तालमेल बनाना ही आसियान क्षेत्रीय मंच का मुख्य उद्देश्य है। ओके, जैसे यूरोपीय यूनियन के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, यूरोपीय यूनियन का तो जो विदेशी नीति है और रक्षात्मक नीति है, ये सबका एक है, ठीक है, ये सबका एक है। और जो तो चलिए देखते हैं आगे। आसियान और भारत, आसियान और भारत के संबंध थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है। फिर 1991 में भारत ने पूर्व की ओर देखो यानी लुक ईस्ट वाली नीति अपनाई थी। किनके द्वारा ये लाया गया था? तो उस समय मनमोहन सिंह हुआ करते थे, भारत के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे। मनमोहन सिंह, वर्तमान में इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। मनमोहन सिंह हुआ करते थे, उन्होंने ही कहा था पूर्व की ओर देखो, यानी लुक ईस्ट पॉलिसी लाया था, ठीक है, ये नीति अपनाई थी। भारत ने आसियान के 2 सदस्य जो होते हैं सिंगापुर और थाईलैंड, इन दोनों के साथ मुक्त व्यापार समझौता भी किया हुआ है, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किया हुआ है। भारत आसियान के 2 सदस्य देशों के साथ, जिसमें से एक सिंगापुर आ जाता है और एक थाईलैंड आ जाता है, इन दोनों देशों के साथ FTA पे साइन किया हुआ है। FTA का मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी मुक्त व्यापार समझौता पे साइन है, यानी कि ये भारत इन देशों के साथ मुक्त व्यापार कर सकता है, बिना टैक्स का एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो 2009 में भारत ने आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया, जो 1 जनवरी 2010 से लागू हुआ। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत आसियान के साथ कब साइन किया? 2009 में साइन किया था। ओके, पहले क्या था? तो पहले भारत का जो FTA मात्र 2 देशों के साथ चलता था, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मुक्त व्यापार समझौता आसियान के 2 देशों के साथ था। और भारत ने पूरे संगठन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। ये कब किया? तो 2009 में किया और ये 2010 से लागू हुआ। ओके, 2010 से लागू हुआ। अब देख लेते हैं, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करेंगे, ठीक है, मोदी जी की आसियान देशों की यात्रा तथा विभिन्न देशों के सहयोग बढ़ाने पर समझौता किए तथा पूर्व की ओर देखो
भारत के मोदी जी गए आसियान के सदस्य से मिलने और वहां पे एक नीति अपनाई। वो नीति क्या था कि पहले भारत का जो नजरिया था वो था पूर्व की ओर देखो, लेकिन अब वो नजरिया चेंज करके यानी पूर्व की ओर देखो नीति के स्थान पर पूर्वोत्तर कार्य नीति यानी कि एक्ट ईस्ट, यानी पूर्व के लिए करो, अब देखो नहीं, अब करो वाला परिस्थिति आ गया। तो मोदी जी गए थे मिलने, आसियान के सदस्य देशों के साथ वार्ता हुआ मोदी जी का, और उसमें क्या निर्णय निकला कि अब पूर्व की ओर देखो नहीं, पूर्व के साथ कुछ करो, ये वाली पॉलिसी पे बातचीत हुई और यही संकल्पना प्रस्तुत किया गया। इसी के अंतर्गत वर्ष 2018 में गणतंत्र दिवस समारोह में आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्षों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। यानी कि भारत का जब भी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है तो किसी ना किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया जाता है। पिछले साल फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे इमैनुअल मैक्रोन, वैसे ही किसी न किसी देश के राष्ट्रपति हर 26 जनवरी को जब गणतंत्र दिवस मनाया जाता है तो अतिथि राष्ट्र के रूप में आते हैं। तो वैसे ही उसी साल मोदी जी ये आसियान के जो अध्यक्ष हुआ करते थे उनको बुलाया, अपने यहाँ राष्ट्राध्यक्ष के तौर पे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया। ठीक है। फिर 2018 में सिंगापुर में हुए 33वां आसियान शिखर सम्मेलन, आसियान का 33वां नंबर की बैठक हुई थी सिंगापुर में, और उस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया था। यानी कि 34वें नंबर का जो आसियान का बैठक हुआ था 2019 में, उसमें भी मोदी जी ने भाग लिया। इससे क्या प्रतीत होता है कि भारत का संबंध आसियान के साथ शानदार है और बेटर है। ओके, तो हम लोग वही पढ़ रहे थे भारत आसियान संबंध के बारे में। अब देख लेते हैं पूर्व की और देखो नीति के बारे में। पूर्व, यहाँ पूर्व यही देश हो जाते हैं। ठीक है, केवल दक्षिण पूर्व देश नहीं आते हैं, उसमें सब देश आ जाते हैं, जापान से लेके ताइवान आ जाता है, इधर दक्षिण पूर्व एशिया के सारे देश आ जाते हैं, ये सब हमारे पूर्व में ही है। ओके, तो ये भी देश इसमें आ जाते हैं। तो अब भारत, ये क्वेश्चन बना हुआ कि पूर्व की ओर देखो नीति क्या है, तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये बहुत शॉर्ट है, देख लेते हैं। भारत ने 1991 में पूर्व की ओर देखो नीति अपनाई। भारत ने 1991 में कौन सी नीति अपनाई थी? तो पूर्व की ओर देखो। इससे पूर्वी एशिया के देशों जैसे कि आसियान हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया और दक्षिण कोरिया, इनके साथ उसके आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी हुई। जब ये नीति अपनाई गई भारत के द्वारा तो उन देशों के साथ भारत व्यापार भी करना प्रारंभ हुआ। उनके जो विदेशी नीति हैं और भारत की विदेशी नीति, दोनों के बीच वार्ता हुआ और दोनों की विदेशी नीति के बीच आपसी संबंध मजबूत हुए। ओके, तो ये हो जाता है पूर्व की ओर देखो नीति। अब देख लेते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स के बारे में हालांकि आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्योंकि ये भी एक तरह से संगठन ही है। ये तो हालांकि क्षेत्रीय संगठन नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो जाता है ब्रिक्स, क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य देश बन सकता है। तो आपके बुक में दिया होगा कि इसमें 5 सदस्य हैं, लेकिन इसका दायरा बढ़ चुका है, ये बहुत बड़ा संगठन बन गया है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, पक्का है कि पूछेगा। देखिएगा कि आपके बिहार बोर्ड का जो बुक है, सिलेबस है, इसमें कई सालों से अपडेट नहीं हुआ है, जिसके चलते आप लोग को ये सारी चीजें पढ़ने को नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी एग्जाम में इससे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसको बड़े ही शॉर्ट तरीके से जानेंगे। ओके, तो ये भारत है। भारत के पूर्व में जितने देश हैं वो लुक ईस्ट यानी पूर्व की ओर देखो नीति के हिस्से हैं, ये आप लोग को पता है। अब आगे देखते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो सदस्य देश 10 देशों का समूह है ब्रिक्स। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। ठीक है, ब्रिक्स की स्थापना 16 जून 2009 में हुई थी। कहाँ पे? तो चीन में हुई थी। ये नहीं पूछेगा कहाँ पे हुई थी, लेकिन कब हुई थी ये तो 2009 में ये पूछा हुआ। इसके सदस्य देश 5 ही आपको पता होगा, 5 और हैं, वो देख लेते हैं 10 सदस्य देश कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखिएगा, ये पांचों देश के राष्ट्राध्यक्ष के बाद तो देख नहीं रहे होंगे। यहाँ पे ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, ये चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, और ये हो जाते हैं साउथ अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री, ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, और ये हो जाते हैं रसिया के, सबसे लास्ट में रसिया के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। ठीक, ये सभी
ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं। तो अब देख लेते हैं ब्रिक्स में कौन कौन से सदस्य हैं। 10 देश तो हैं। यहाँ देखिए, पहले 5 सदस्य हुआ करते थे 2024 तक। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना के समय 4 सदस्य देश थे। कौन कौन थे? तो उन्हीं के नाम पे तो ये नाम पड़ा हुआ, ब्रिक, बी से ब्राजील, आर से रसिया। देखिए, ब्राजील, बी से ब्रिक, इसका मतलब ब्रिक्स हो गया, ठीक है। लेकिन 2009 में ये ब्रिक था। 2009 में ये ब्रिक्स नहीं था, यानी यस इसमें नहीं लगा था, केवल ब्रिक था। उस समय 4 ही सदस्य हुआ करते थे। एक था ब्राजील, एक था रसिया, एक था इंडिया और एक था चाइना, यानी 4 देशों ने मिलकर ब्रिक्स की स्थापना की थी। और 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसका सदस्य बन गया, तब इसका नाम ब्रिक्स हो गया, ब्रिक्स, ठीक है। ये 5 एक तरह से संस्थापक देश तो 4 ही हैं, लेकिन शुरू से है, ये साउथ अफ्रीका शुरू से है, तो इसको भी संस्थापक देश के अंतर्गत कभी कभी रख लिया जाता है। ओके, तो ब्रिक्स शब्द क्रमशः इन 5 देशों को संदर्भित करता है। ओके, ये देश के बारे में हम लोग देख लिए। अब देख लीजिए 1 जनवरी 2024 को संगठन में शामिल हुए देश कौन कौन से हैं? तो 1 जनवरी 2024 को 4 देश और शामिल हुए, ईरान, मिस्र, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात। कभी कभी सऊदी अरब भी देखने को मिल जाएगा, सऊदी अरब, लेकिन सऊदी अरब अभी अनौपचारिक सदस्य है, औपचारिक तरीके से ये सदस्य नहीं बना है। अभी सदस्य है लेकिन अनौपचारिक सदस्य। ओके, तो ईरान, मिस्र, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात, ये 4 देश 2024 में ब्रिक्स के सदस्य बने। और 6 जनवरी 2025 को इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर पूरे सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुआ, ठीक है। तो ये 10 के 10 वर्तमान में ब्रिक्स के सदस्य हैं। अब देख लेते हैं सार्क के बारे में। सार्क के बारे में, तो सार्क का नाम जो है वो क्या है? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 8 दिसंबर 1985 में। इसका मुख्यालय जो है वो काठमांडू, नेपाल में है। काठमांडू, नेपाल में है। सदस्य देश कौन कौन से हो जाते हैं? तो ये तो अति आवश्यक है, आप लोग को याद रहना चाहिए। इस चैप्टर में देने का यही मकसद है कि एक बार आप इसे बढ़िया से पढ़ लें, तो नेक्स्ट चैप्टर जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप लोग को सदस्य देशों के बारे में, मुख्यालय के बारे में, स्थापना के बारे में, ये सारी चीजें पहले से कंफर्म रहे तो और भी आसान हो जाएगा ये चैप्टर पढ़ने में। तो देख लेते हैं, सदस्य देश अफगानिस्तान हो जाता है, जो सबसे लास्ट में शामिल हुआ, ठीक है। ये बहुत लास्ट में शामिल हुआ, 2007 के आसपास ये शामिल हुआ। बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, यानी भारत के आसपास के जितने देश हैं, पड़ोसी देश हैं, सारे इसके सदस्य हैं। अब देख लीजिए कौन कौन पड़ोसी देश हैं। नीचे श्रीलंका हो जाता है, एक साइड में मालदीव हो जाता है, और पश्चिम की तरफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो जाते हैं। उत्तर में नेपाल, भूटान हो जाता है। पूरब में बांग्लादेश हो जाता है। ये सारे देश तो इसके सदस्य हैं, ओके। और अफगानिस्तान, टोटल मिलके 8 सदस्य देश हैं इसके। और इसका उद्देश्य क्या है? सार्क का उद्देश्य क्या है? तो दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास करना, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को तेजी लाना, और साथ में और सभी व्यक्तियों को सम्मान के साथ जीने और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने का अवसर प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। एक बार और देख लीजिए मुख्य उद्देश्य क्या हो जाता है। तो दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, साथ में आर्थिक विकास करना और सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति में तेजी लाना, और सभी व्यक्तियों के सम्मान के साथ जीने का अवसर देना है, और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने का अवसर प्रदान करना ही साउथ एशिया का, मतलब एक तरह से सार्क का उद्देश्य हो जाता है। अब बात कर लेते हैं, अब तो देख लीजिए क्षेत्रीय संगठन के बारे में। अब कुछ ऐसे देशों के बारे में भी देखेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए उभर के सामने आ रहे हैं। अमेरिका को टक्कर देने के लिए ये उभर के सामने आ रहे हैं। इनकी अर्थव्यवस्था काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। इसमें 3 देशों के बारे में हमें चर्चा करना है। एक हो जाता है चीन, एक हो जाता है जापान और एक हो जाता है दक्षिण कोरिया। इन तीनों देशों के बारे में हम लोग संक्षिप्त में वर्णन करेंगे यहाँ पे। तो
तो देख लेते हैं चीन के बारे में। चीन यहाँ वर्तमान में यही है राष्ट्रपति शी जिनपिंग। हालांकि इनको भी कई दिनों से देखा नहीं गया है, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अब हटा दिया गया है और जल्द ही दूसरे राष्ट्रपति चीन के बनने वाले हैं। तो अभी तो ये तो कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है, कोई राष्ट्रपति इनके जगह पे आया कि नहीं आया, तो वर्तमान में हम इन्हीं को मान के चलेंगे। तो देखिए चीन की स्थापना एक तरह से स्वतंत्र कब हुआ था? भारत तो 1949 में स्वतंत्र हुआ या गणतंत्र हुआ, एक तरह से 50 में गणतंत्र हुआ, सॉरी भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, वैसे ही चीन 1949 में स्वतंत्र हुआ। हमारे 2 साल बाद ये स्वतंत्र हुआ, लेकिन आज इसकी अर्थव्यवस्था देखिएगा तो हमसे कई गुना बड़ा है। कभी इस देश को एशिया का मरीज कहा जाता था, एशिया का मरीज कहा जाता था, आज एशिया का टाइगर बना फिर रहा है, ये तेजी से विकास कर रहा है। समझिए ये स्थिति है। हमारे भारत की क्या स्थिति है? मतलब कछुए की चाल चल रहा है और ये चीते की चाल चल रहा है। तो देख लेते हैं 1949 की क्रांति के द्वारा चीन में साम्यवादी शासन की व्यवस्थापना हुई। ठीक है, 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति होती है और उसी के बाद से चीन में एक तरह से एक पार्टी का शासन स्थापित होता है और वो पार्टी साम्यवादी शासन को लागू करता है पूरे देश में। शुरू में यहाँ साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, अभी भी साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, लेकिन बाद के दिनों में अर्थव्यवस्था में थोड़ा एक तरह से अर्थव्यवस्था खोलने का प्रयास किया गया। तो अब तो उसकी अर्थव्यवस्था साम्यवादी नहीं है, साम्यवादी से अर्थ ये क्या बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ पलायन कर गया है। ठीक है, लेकिन शुरुआत में इसकी अर्थव्यवस्था साम्यवादी ही थी। साम्यवादी में क्या होता है? साम्यवादी का मतलब यह है कि दूसरे देश से कोई मतलब नहीं है, दूसरे देश हमारे देश में आगे व्यापार नहीं कर सकते। हमारे देश के अंदर के जो लोग हैं वो सारे लोग एक साथ मिलके और एक साथ कार्य करें, एक साथ विकास करें और सबका बराबर का हिस्सा मिले और बराबर का विकास, यही साम्यवादी का तो उद्देश्य होता है। लेकिन ये वाली परिस्थिति अभी चाइना में नहीं है, वहां से ये वाली परिस्थिति हट चुकी है। भले ही कहने के लिए चीन साम्यवादी देश है, लेकिन वो अर्थव्यवस्था के मामले में पूंजीवादी को अपना लिया है। ठीक है, अमेरिका के रास्ते पे चलता है। तो देख लेते हैं चीन की अर्थव्यवस्था का उत्थान। ये कब से शुरू हुआ? तो चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म कर दिया। अब देखिए 1972 तक चीन को दूसरे देशों से किसी भी प्रकार का व्यापार करना नहीं करता था। जैसे 1991 से पहले भारत भी दूसरे देश की कंपनी को अपने देश में नहीं आने देना चाहता, काहे कि भारत भुगता हुआ था। पहले क्या भारत गुलाम क्यों हुआ था? क्योंकि ब्रिटेन की कंपनियां पहले हमारे देश में आई और वही कंपनियां बाद में भारत को गुलाम बना ली। इसलिए भारत भी नहीं चाहता था कि विदेशी कंपनियां भारत में आए। भारत भी चाहता था हमारे देश के अंदर की ही कंपनियां भारत में वस्तुओं का निर्माण करे, वही फले फूले। दूसरे देशों से व्यापारिक संबंध भारत भी नहीं तरह से स्थापित करना चाहता था। वैसे ही 1972 तक चाइना भी दूसरे देशों से व्यापार स्थापित नहीं करना चाहता था, दूसरे देशों की कंपनियों को अपने देश में नहीं लाने देता था। अब दूसरे देश की कंपनियां जब अपने देश में नहीं आएंगी तो खुद अपने घर में कितनी अर्थव्यवस्था का उत्थान कर पाइएगा? वही वाली स्थिति थी। तो सबसे पहले 1972 में चीन अमेरिका के साथ यानी दूसरे देश अन्य अपने देश के बाहर किसी देश के साथ व्यापार स्टार्ट किया, तो वो अमेरिका था। तो अमेरिका के साथ इसने व्यापार संधि किया था। ओके, तो चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास, ठीक है, एकांतवास को खत्म किया। ओके, अब बात करते हैं 1973 में। 1973 में क्या होता है? तो प्रधानमंत्री उस समय थे चाउ एन लाई, चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई थे। उन्होंने 4 क्षेत्रों में नवाचार लाने का प्रयास किया। नवाचार लाने का मतलब है कि वहां के जो व्यापार, उद्योग धंधे, कृषि, ठीक है, विज्ञान एवं औद्योगिक के क्षेत्र में जो पुराने तकनीकी अपनाया जा रहा था, उसके जगह पे नवाचार, नए नए तरीकों से इनका विकास करने के लिए एक तरह से नए नए टेक्नोलॉजी लाने पे जोर दिया था। तो 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेवा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे।
पहले पुराने रास्तों पे ही चलता था चीन, अब नया रास्ता, इन चारों क्षेत्रों में नए रास्ते की खोज के बारे में वहां के प्रधानमंत्री ने प्रस्ताव रखा। फिर क्या हुआ, फिर 1978 में उस समय के तत्कालिक नेता या कहें राष्ट्रपति डेंग स्याओपेंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति का घोषणा कर दिया। ये क्वेश्चन बनता है कि चीन ने खुले द्वार की नीति कब अपनाई थी। तो खुले द्वार की नीति का मतलब है कि चीन को अब बाहरी देशों की कंपनियों के लिए अपने देश में रास्ता खोल देना चाहिए, यानी दूसरे देश की कंपनियों को अब अपने देश में आने देना चाहिए। दूसरे देश की कंपनियां आएंगी हमारे देश में तो हमारे देश में नए नए प्रोडक्ट का निर्माण करेंगी, नए नए कल कारखाने लगेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, नए उद्योग धंधे फूले फलेंगे, इससे देश का विकास होगा। इसलिए सारे देश के बड़े बड़े कंपनियों को चीन अपने यहाँ बुलाना शुरू किया और उसके लिए उसने सारे प्रतिबंध जो विदेशी कंपनियों पे लगाया जाता था उसको समाप्त कर दिया और इसी को खुले द्वार की नीति कहा गया। तो खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा कब अपनाया गया, तो 1978 में अपनाया गया। अब आते हैं 1982 में। 1982 में खेती का निजीकरण किया। साम्यवादी या समाजवादी के तहत खेती का निजीकरण नहीं होता, मतलब सारे लोग मिलके एक ही खेत में काम करें, मतलब देश में जितने भी खेत हैं किसी में कोई भी देश का लोग काम करेंगे और वहां से जो उपज होगी वो सारे लोगों में बराबर बराबर बांट देना था। लेकिन जब खेती को निजीकरण किया गया तो सभी लोगों को खेत बांट दिया गया कि लो भैया तुम इस पे खेती करोगे और उस खेती से जो उपज होगा वो तुम अकेले रखोगे, मतलब दूसरे लोगों को नहीं दोगे। यही तो निजीकरण है, ठीक है। 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया गया। इसके साथ ही चीन में विदेशी आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज स्थापित किए गए। अब देखिए 1982 में कृषि का आधुनिकीकरण किया गया, यानी खेती का आधुनिकीकरण कर दिया गया और 1998 में उद्योगों का भी निजीकरण कर दिया गया, ठीक है। तो ध्यान रखना 82 में खेती का निजीकरण और 98 में उद्योगों को निजीकरण कर दिया गया। साम्यवादी में ये नहीं होता, साम्यवाद में खेतों का और उद्योग धंधों का निजीकरण नहीं होता। अब अमेरिका जब पूंजीवादी अपना लिया तो निजीकरण करेगा, ठीक है। रूस भी ये काम कर दिया रहता तो वो नहीं टूटा होता, वो 15 देशों में नहीं टूटा रहा। रूस अब बड़ा सा देश रहता, आज भी तो बड़ा है ही, ठीक है, लेकिन वो 15 देशों में नहीं टूटा होता। अगर वो कृषि का निजीकरण कर दिया होता या उद्योग धंधों इन दोनों का निजीकरण कर दिया होता तो कभी नहीं टूटता। चाइना में भी ये परिस्थिति आ गई थी टूटने वाला, वो भी टूट जाता अगर वो कृषि का निजीकरण नहीं करता। लोग आलसी हो जाते। भाई अब बताओ, मान लो आपके गांव में 50 बीघा जमीन है और उस 50 बीघा जमीन पे सबका अधिकार है कि कोई भी जाके खेती करे, और जब खेती से फसल होगी तो सबको बराबर बराबर बांटना है। तो कौन जाएगा भैया करने के लिए, उसको पता है कि उपज होगा तो हमको भी मिलेगा, तो हम काहे जाए अकेले मेहनत करने के लिए। उपज होगा तो उसको तो मिलवे करेगा, करे या ना करे। वही तो समाजवाद का एक तरह से नीति है। तो जब प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण हो गया तो उसको जब अकेला अधिकार मिल गया तो उसको करना ही पड़ेगा। भाई करेगा नहीं तो उपज कहाँ से होगी, उपज नहीं होगी तो उसको फायदा कहाँ से होगा। तो इसलिए खेती और उद्योग धंधों दोनों का निजीकरण कर दिया गया। अब देखते हैं चीन चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम और बढ़ाया, ठीक है। यहाँ 4 पॉइंट आप लोगों को चीन के बारे में ध्यान रखना होगा। 1972 में क्या होता है, तो पहली बार चीन के द्वारा दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंध पे हस्ताक्षर किए जाते। वो देश कौन रहता है, तो अमेरिका रहता है। 1973 में 73 में 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण किया जाता है, ठीक है। 4 क्षेत्रों में, जिसमें खेती कृषि हो गया, व्यापार हो गया और साथ में विज्ञान और टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब हो गया। तो उसमें निजीकरण किया गया। उसके बाद 1978 में क्या किया चाइना ने, 1978 में किया था तो खुले द्वार की नीति अपनाई थी।
फिर 1982 में आइए तो 1982 में चाइना ने खेती का निजीकरण कर दिया, और 1998 आते आते चाइना ने उद्योग को, मतलब व्यापार उद्योग धंधों को भी एक तरह से निजीकरण कर दिया। और 2001 में चाइना क्या करता है तो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना, यानी अब पूरे विश्व में व्यापार करना प्रारंभ कर दे। ओके, ये कुछ पॉइंट आप लोग को पता होना चाहिए। अब बात करते हैं चीन द्वारा पाकिस्तान को मदद। ये कहाँ आ गए भैया, 2 पेज आगे बढ़ गए क्या? हाँ देखो यहां से अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग क्या देखेंगे तो चीन के साथ भारत के संबंध देख लेते हैं। चीन के साथ भारत के संबंध, तो चीन के साथ भारत का कोई अच्छा खासा संबंध रहा नहीं। जब से चीन आजाद हुआ तभी से भारत का संबंध कुछ दिनों तक अच्छा रहा। जैसे भारत 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था, कुछ दिनों तक भारतीय चीनी भाई भाई का नारा चला, लेकिन जैसे ही चीन के द्वारा तिब्बत पे कब्जा कर लिया गया तो तभी से भारत और चीन का रिश्ता खराब हो गया, और फाइनली भारत और चीन का 62 में युद्ध हुआ। युद्ध के बाद फिर से दोनों देशों के बीच तनाव, दुश्मनी प्रारंभ। 70 के दशक के बाद चीन और भारत के बीच कुछ संबंध में सुधार आया। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी चीन गए भी, वहां पे जाके वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मिले और दोनों देशों के बीच के संबंध को सुधारने का प्रयत्न किया। लेकिन कुछ समय के बाद चाइना का और भारत का दुश्मनी वैसे ही बरकरार है, कोई खास सुधार नहीं आया। चलिए हम उसको देख लेते हैं कि कैसे, अगर आपको एग्जाम में पूछे तो लिखना कैसे है। तो 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने, हालांकि आपके एनसीईआरटी में 1950 दिया है, लेकिन रियलिटी में जो चाइना था वो तिब्बत को कब हड़पा था तो 1959 में हड़पा था। 1959 में हड़पा हुआ था तिब्बत को। तो 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के संबंध एकदम बिगड़ गए। 1950 में चीन क्या करता है, तिब्बत को हड़प लेता है, और साथ ही में भारत और चीन का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर के सटे ही चाइना झुग्गी बस्तियां वगैरह बसाना शुरू कर दिया। जब बसाना शुरू कर दिया तो भारत को अच्छा थोड़ी लगेगा कि भाई बॉर्डर कभी भी खाली रहना चाहिए। तो चाइना बसाने लगा था, तो उससे भारत और चाइना के भी संबंध बिगड़े। अब देखते हैं चीन ने 1962 में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को जबरन स्थापित करने के लिए क्या किया तो भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत पे आक्रमण कर दिया। देखिएगा भारत और चाइना के साथ 1954 में क्या हुआ था तो पंचशील समझौता हुआ, और पंचशील समझौता जो हुआ था 4 वर्षों के लिए हुआ था 1960 के लिए, बाद में 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था, 6 साल कर दिया गया था 62 के लिए। तो चाइना बीच में छुप रहा। भारत की नजर, भारत के लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पे चाइना की नजर पहले से थी। पहले से भारत पे आक्रमण करके ये वाले क्षेत्र जो अक्साई चीन जिसको वर्तमान में कहा जाता है लद्दाख वाला क्षेत्र, इस पे चाइना कब्जा कर लिया है, वो भारत का हिस्सा है। तो 62 से पहले ही चाइना की इन दोनों क्षेत्र पे नजर थी, लेकिन 62 तक तो भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता था, जिसके तहत नेहरू जी को पूरा विश्वास था कि चाइना भारत पे आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि नेहरू जी को चाइना को एक तरह से भाई मानते थे, भाई की तरह, इसीलिए तो उन्होंने नारा दिया था तो चीनी भारतीय भाई भाई। लेकिन जैसे ही पंचशील समझौता कंप्लीट हुआ, 6 साल पूरा हुए, उसके बाद ही चीन ससुरा आक्रमण कर दिया भारत पे, और भारत के 2 क्षेत्र पे कब्जा कर लिया। तो उससे भी भारत और चीन के संबंध अच्छे नहीं रहे। अब देखते हैं चीन द्वारा पाकिस्तान को मदद देना। देखो भारत और पाकिस्तान में जब भी कोई मामला छिड़ता है तो चीन हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है, तो इससे भी भारत और चीन के रिश्ते खराब हो रहे हैं। चीन भारत के परमाणु परीक्षणों का विरोध करता है। चीन ससुरा खुद परमाणु बम रखा हुआ, लेकिन जब भारत परमाणु बम परीक्षण करता है उसका विरोध करता है चीन, यूएनओ में जाके विरोध करने लगता है कि भारत को परमाणु बम परीक्षण नहीं करना चाहिए। मतलब तुम रखो तो अच्छा है, हम रखो तो अच्छा नहीं है, तुम करो तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, वो वाली स्थिति आ जाती है। चलो आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद पर
प्रतिबंध लगाने वाला जो प्रस्ताव को पेश किया, चीन द्वारा वीटो पावर का प्रयोग करके यह प्रस्ताव निरस्त कर दिया। मतलब देखो, अब यूएनओ के द्वारा किसी आतंकवादी संगठन को अगर आतंकवादी घोषित कर दिया जाए तो समझो पूरा देश, जो यूएनओ के सदस्य देश हैं, वो सब मिल के उसको कूटेंगे। तो उसके लिए यूएनओ में एक प्रस्ताव गया कि चलो जैसे मोहम्मद, ये एक आतंकवादी संगठन है, इसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद संगठन का संगठन घोषित कर दो। तो इस पे चाइना वीटो कर दिया कि नहीं, हम इसको नहीं मानेंगे। और यूएनओ के सुरक्षा परिषद का रूल है कि कोई भी प्रस्ताव उसमें जाता है और उसमें के जो 5 अस्थायी सदस्य देश हैं, 5 अस्थायी सदस्य में चीन भी है, समझे, उसमें से कोई अगर वीटो कर देता है तो उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया जाए, मतलब नहीं माना जाए। वही हाल हुआ यहाँ पे। तो भारत को ये बात अच्छी नहीं लगी, ठीक है। जो जैसे मोहम्मद है वही तो भारत पे कई बार आक्रमण कराया हुआ है, समझे। फिर क्या होता है, भारत ने मसूद अजहर को जानते ही होंगे आप, ठीक है। मसूद अजहर जो एक बार भारत के संसद पे हमला हुआ था तो ये इसी ने करवाया, भारतीय संसद पे हमला हुआ था तो यही पूरा करवाया था। एक बार ताज होटल पे हमला हुआ था, यही करवाया। तो भारत ने मसूद अजहर के आतंकवादी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पेश किया, लेकिन जिस पर चीन ने वीटो पावर का प्रयोग कर दिया। मतलब चीन ने उसको आतंकवादी भी घोषित नहीं करने दिया। तो भारत को कैसा लगेगा, ससुरा बार बार भारत के बीच में आके अड़ंगा डाल देता है, पाकिस्तान के पक्ष में हमेशा रहता है। तो इसको लेके भारत और चीन का संबंध कभी भी अच्छा नहीं रहा। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे चीन की महत्वाकांक्षी योजना, देखो चीन की ये सबसे बड़ा प्लान है, वन बेल्ट वन रोड। मतलब पूरी दुनिया को रोड के माध्यम से चीन जोड़ना चाहता है। मतलब वर्तमान में चीन तो एक व्यापारिक हब बना हुआ है, व्यापार। चीन में इतना सारा चीजों का प्रोडक्शन होता है, उस सारे चीजों को दुनिया के हर कोने में चीन पहुंचाना चाहता है। उसके लिए एक प्लान बनाया कि पूरी दुनिया को रास्तों के माध्यम से कनेक्ट कर दिया जाए, मतलब पूरी दुनिया में रास्ते बनाए थे। उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मतलब ये योजना तैयार किया, जिसका नाम था वन बेल्ट वन रोड। अब ये तैयार किया तो ये योजना को पीओके से होती हुई गुजारा। पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसपे मतलब पीओके के बारे में आप लोगों को पता होगा, जो जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा है। ये 1947-48 में पाकिस्तान के द्वारा जबरन उस पर कब्जा कर लिया गया था। भारत कभी ना कभी उसको लेगा ही। तो उस रास्ते से, पीओके से, ये चाइना वन बेल्ट वन रोड को गुजार दिया, मतलब वहां से रास्ता निकाल दिया। भाई भारत का हिस्सा है, भारत और पाकिस्तान में इस क्षेत्र को लेके जब विवाद है तो तुम बीच में काहे अड़ंगा लगाता। चाइना पाकिस्तान का हिस्सा समझ के उस पर रास्ता निकाल दिया, यानी वन बेल्ट वन रोड जो कि पीओके से होके गुजरेगी, उसे भारत को घेरने की रणनीति के तौर पे लिया जा रहा है। मतलब उस रास्ते के माध्यम से वो भारत को घेरना चाहता है। अब देखो, वर्ष 2017 में भूटान के भूभाग डोकलाम पर आधिपत्य के दावे को लेकर दोनों देशों के बीच लंबा विवाद चला, जिससे दोनों देशों के मध्य संबंध स्थापित हुए। ये डोकलाम तो हिस्सा है भूटान का। आप भारत का चिकन नेक के बारे में सुना होगा। आप पूर्वोत्तर भारत में अगर जाइएगा तो बीच में एक क्षेत्र पड़ेगा जो मात्र लगभग 30 से 34 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई है। उसी के ऊपर है, उसी को मतलब चिकन नेक कहते हैं, और उसके जस्ट ऊपर है डोकलाम जो भूटान का हिस्सा है। तो डोकलाम को चीन कहता है कि मेरा है और उस पर वो सैनिक अड्डा बनाना चाहता है। अगर मान लो भविष्य में कभी भारत और चीन का युद्ध हो जाए तो सबसे पहले क्या करेगा, चिकन नेक, जो भारत का चिकन नेक कहा जाता है, उस पर 34 किलोमीटर पे अपने सैनिक के द्वारा एक तरह से घेराबंदी कर दिया। मतलब ये रास्ते को ही रोक लिया और पूर्वोत्तर राज्य में भारत कनेक्ट नहीं कर पाएगा। पूर्वोत्तर राज्य से भारत उसी रास्ते से तो जाता है, तो कनेक्ट नहीं कर पाएगा, तो पूर्वोत्तर राज्य भी भारत से चला जाएगा, पूर्वोत्तर राज्य भी भारत के यहाँ से निकल जाएगा। तो उसके लिए चीन बार बार इस पे दावा करता है कि डोकलाम मेरा है मेरा है मेरा है, और भारत कहता है कि नहीं, तुम्हारा नहीं, ये भूटान का है।
भूटान का है। तो इसको लेके भारत और चीन के बीच हमेशा विवाद होता रहता है। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं चीन के साथ भारत के संबंध, सहयोग का दौर। अभी तक तो दुश्मनी का दौर देख रहे थे, अब सहयोग का दौर देख लेते हैं भारत और चीन के बीच। 1970 के दशक में चीन के नेतृत्व बदले। अब वैचारिक मुद्दों की जगह व्यापारिक मुद्दे प्रमुख हो रहे हैं। मतलब अब औपचारिक जो मुद्दे हुआ करते थे उसको दरकिनार करके व्यापारिक मुद्दों पे बात होने लगा। मतलब व्यापार में कोई दुश्मनी नहीं होना चाहिए। आज भी चाइना भारत में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा व्यापार करता है। भारत और अमेरिका के बीच तो सबसे ज्यादा व्यापार होता है वर्तमान में, लेकिन दूसरे नंबर पे अगर कोई देश आता है तो वो चाइना ही है। हमारे यहाँ ज्यादातर प्रोडक्ट चाइना के ही बिकते हैं भैया, मोबाइल से लेके गुड़िया तक हर एक चीज चाइना का ही रहता है। तो फिर क्या होता है, 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की, जिसके बाद सीमा विवाद पर यथास्थिति बनाए रखने की पहल की गई। मतलब 1988 में गए, चाइना से मिले और चाइना और भारत के बीच जो सीमा विवाद था वहीं पे रोक दिया गया कि अभी जहाँ पे जो देश है वहीं पे रहे। अभी ना चाइना हमारे अंदर घुसेगा ना हम चाइना पे दावा करेंगे। यानी हम अभी भी अक्साई चीन पे नहीं दावा करेंगे, तो चाइना का ही हिस्सा है, बाद में जरूरत पड़ा तो हम करेंगे। तो ये सारा समझौता हुआ। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान करना प्रारंभ कर दिया, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में परस्पर सहयोग करना प्रारंभ कर दिया और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने हेतु समझौता किए गए। ठीक है, राजीव गांधी गए तो ये भी बातचीत हुआ कि सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा। ठीक है, हमारे यहाँ की संस्कृति तुम अपनाओ, तुम्हारे यहाँ की संस्कृति हम अपनाएंगे, साथ में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हम एक दूसरे की सहायता करेंगे और व्यापार के लिए 4 पोस्ट खोलने हेतु समझौता किया। ठीक, यानी 4 जगहों से भारत और चीन के बीच व्यापार हो पाएंगे। ठीक है, फिर क्या होता है, तो 1999 में द्विपक्षीय व्यापार 30% सालाना की दर से बढ़ रहा है। 1999 से भारत और चाइना के बीच 30% अकेले व्यापार होता है। यानी भारत का मात्र अकेले 30% ब्याज चाइना से ही होता है, बाकी 70% व्यापार अन्य देशों के साथ करता है भारत। ओके, अब देख लेते हैं जापान के बारे में। जापान चाइना के बारे में देख लिया। अब जापान के पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है। जापान तो खुद उसका क्षेत्रफल बहुत छोटा है, उसमें भी वो एक टापू है। वहां पे ज्यादा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, खेती नहीं होता है, ज्यादा कच्चे माल नहीं मिलते हैं, हमेशा भूकंप आता रहता है। जापान में हमेशा आता रहता है। मतलब अब तक सबसे ज्यादा भूकंप से भुगतने वाला देश वही है, सुनामी आता रहता है। फिर भी देखिए, जापान के पास प्राकृतिक संसाधन कम है और वह ज्यादातर कच्चे माल का आयात करता है, यानी दूसरे देशों से मंगाता है। इसके बावजूद दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान ने बड़ी तेजी से प्रगति की है, बहुत तेजी से विकास किया। दूसरा विश्व युद्ध जो 1939 से लेकर 45 तक चला था, तो जापान ने 1964 में आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसका शॉर्टकट OECD नाम है, उसका सदस्य बन गया। OECD का सदस्य बनने का मतलब है कि दुनिया में अपनी अर्थव्यवस्था का जैसे डंका बजाना, समझे। जो भी बड़े इकोनॉमिक वाले देश हैं, इकोनॉमी रखने वाले देश हैं, वही इसके सदस्य हैं। तो ये 1964 में शामिल हुआ। तो कई बार पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जापान OECD का सदस्य कब बना था, तो 1964 में बना था। अब देखिए 2017 में जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यानी उस समय भारत की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, अभी चौथे नंबर पे आ गया। ठीक है, अभी चौथे नंबर पे आ गया है। देखो, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो अमेरिका की है, दूसरे नंबर पे चीन आ जाता है, तीसरे नंबर पे जापान आ जाता है और चौथे नंबर पे अभी भारत है। ठीक है, पहले भारत 5वें नंबर पे हुआ करता था, लेकिन अभी रसिया को पछाड़ के चौथे नंबर पे आ गया और रसिया की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे चली गई। तो 2017 से ही जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
अब बात करते हैं तो एशिया के देशों में अकेला जापान ही G7 यानी कि समूह 7 का सदस्य है। G7 में 7 देश आते हैं। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जापान, ये सब 7 देश आते हैं G7 में, ठीक है, जिसमें से एशिया का मात्र और मात्र ये कहीं देश है जापान, जो G7 का सदस्य है। दुनिया के 20% अर्थव्यवस्था का यानी 20% जीडीपी यही मात्र 7 देश कंट्रोल करते हैं। दुनिया में 250 देश हैं, दुनिया में जितना पैसा है उसका 20% यही मात्र 7 देश कंट्रोल, 7 देशों के पास है। समझो, जापान उसका सदस्य है, G7 का सदस्य है। अब बात करते हैं आबादी के लिहाज से विश्व में जापान का स्थान 11वां है। आबादी के लिहाज से विश्व में इसका स्थान 11वां है। परमाणु बम की विविधता झेलने के बाद एकमात्र देश जापान है। परमाणु बम की विविधता झेलने वाला एकमात्र देश कौन है? तो जापान है। अपने पढ़ा है 1945 में 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पे परमाणु बम गिराया गया। सॉरी, 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पे परमाणु बम गिराया गया और 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पे परमाणु बम गिराया गया और उसके तहत पहला देश बन गया जिस पे परमाणु बम गिराया गया। जापान संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में 10% का योगदान करता है, यानी कि सबसे ज्यादा अमेरिका लगभग 29-30% का योगदान करता है यूएनओ में। यूएनओ को चलाने के लिए तो भैया पैसा चाहिए ना, उसके लिए हर देश कुछ ना कुछ योगदान करेगा। तो लगभग 29-30% के आसपास यूएनओ को अमेरिका योगदान करता है। 10% अकेले जापान योगदान करता है। छोटा सा देश है जो न कि देखोगे जापान यूएनओ का स्थायी सदस्य है, ये सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी नहीं है, फिर भी 10% योगदान करता है। भारत 1% से कम में करता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अंशदान करने के लिहाज से जापान दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहला देश कौन हो जाता है? तो अमेरिका हो जाता है। 1951 से जापान का अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन है, यानी कि 1945 में जब जापान पे परमाणु बम गिराया गया तो जापान ने सोचा कि भैया अब दुश्मनी या युद्ध वगैरह में कुछ रखा नहीं है। नहीं तो 45 से पहले मतलब दुनिया में सुपर पावर हुआ करता था जापान, मतलब किसी भी देश को चाहे तो गुलाम बना लेगा। जापान जब ये रसिया को भी हराया हुआ है, जापान चाइना पे कब्जा किया हुआ था कितने सालों का, लेकिन जब पहली बार उस पर परमाणु बम गिरा और वो अपने देश को बर्बाद होते देखा, लोगों को मरते तबाह होते देखा, उसे लगा कि भैया युद्ध में कुछ नहीं रखा, युद्ध को दरकिनार करके अगर हम प्रगति के रास्ते पे चलें तो कितना आगे बढ़ जाएंगे। तो उसने युद्ध वाली नीति को त्याग दिया। 1951 से 1945 के बाद से ही जापान ने युद्ध वाली नीति को त्याग दिया कि हम किसी के साथ युद्ध नहीं करेंगे, किसी के साथ युद्ध नहीं करेंगे। उसने कहा कि भैया हम चाहते हैं कि कोई देश हमारी रक्षा करे, हम युद्ध की नीति को त्यागना चाहते हैं, लेकिन कोई दूसरा देश अगर हमरे पे हमला करना चाहे तो हम चाहते हैं कि दुनिया का कोई भी देश उसके लिए रेडी हो जाए कि बस तुम्हारी हम रक्षा करेंगे। तो उसके लिए अमेरिका ने कहा कि ठीक है भैया, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। अगर तुम युद्ध की नीति को त्यागना चाहते तो बाहरी अगर देश तुम पे कोई हमला करता है तो तुम्हारे तरफ से हम उससे लड़ेंगे, ठीक है। यानी गोद ले लिया। जैसे भूटान को भारत लिया हुआ है, भूटान पे अगर बाहरी देश कोई आक्रमण करता है तो भूटान नहीं लड़ेगा, भारत लड़ेगा उसके बगैर, ठीक है। वैसे ही जापान को ये गोद ले लिया। 1951 में जापान का अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन है। अब देखते हैं जापान के संविधान में, वो जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के स्वरूप में युद्ध को तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग अथवा धमकी से काम लेने के तरीके का जापान के लोग हमेशा के लिए त्याग करते हैं, ठीक है। यानी जो जापान का संविधान है उसका आर्टिकल 9 है, तो आर्टिकल 9 के तहत कहा गया है कि जापान की संप्रभुता को बचाए रखने के,
जापान के लोग दूसरे देशों के साथ जबरदस्ती संबंध स्थापित करने, यानी धमकी के बल पे संबंध स्थापित करने वाली नीति, दूसरे देश के साथ युद्ध करने वाली नीति को हमेशा इसके लिए त्यागते हैं। ठीक है, ये इसमें दिया हुआ है और तभी से ये किसी भी देश के साथ युद्ध नहीं करता है। फिर देखते हैं जापान का सैन्य व्यय उसके सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1% है, फिर भी सैन्य व्यय में के लिहाज से विश्व में जापान का स्थान 7वां है। यानी दुनिया में 250 देश हैं, उसमें सैन्य खर्च के मामले में ये 7वें स्थान पे है, जबकि ये दुनिया से लड़ने के लिए अपना खुद का सैनिक भी नहीं रखता, फिर भी सैनिक पे ये खर्च करता है। अब बात करते हैं दक्षिण कोरिया, इसकी भी अर्थव्यवस्था काफी तेजी से उभार कर रही है। ठीक है, इसके बारे में भी जान लेते हैं, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। मेन क्वेश्चन आप लोग को यूरोपीय यूनियन और आसियान से बनेंगे, सार्क से बनेंगे, चीन से कुछ क्वेश्चन बनेंगे, मतलब अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन से क्वेश्चन केवल बनते हैं, यहाँ से बहुत कम देखने को मिलता है। फिर भी चैप्टर का हिस्सा है तो पढ़ लेते हैं। कोरियाई प्रायद्वीप को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया, इन दोनों को 38वीं समानांतर रेखा के साथ विभाजित कर दिया गया। ठीक है, उत्तर कोरिया एक पेनिनसुला है। ठीक है, पहले 1945 के पहले ये एक ही हिस्सा हुआ करता था, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया नहीं हुआ करता। लेकिन युद्ध समाप्त हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध, इसके बाद क्या होता है कि ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में कोरिया को बांट दिया जाता है। हालांकि 1951-50 से लेकर 53 तक दोनों उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच घमासान युद्ध भी हुए थे, उसको जिसको कोरियाई संकट के नाम से जानते हैं वो भी आया था। वो बाद में हम लोग हालांकि शीत युद्ध के दौर में हालांकि पढ़े हुए हैं उसके बारे में। तो क्या होता है, तो कोरियाई प्रायद्वीप को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में दक्षिण कोरिया यानी कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया और उत्तर कोरिया जिसका नाम है डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इन दोनों को 38वें समानांतर रेखा के साथ साथ विभाजित कर दिया गया। ठीक है, 1950 से लेकर 53 के दौरान कोरियाई युद्ध और शीत युद्ध काल की गतिशीलता ने दोनों पक्षों के बीच प्रतिद्वंदिता को तेज कर दिया। कहने का यह सीधा मतलब है 1950 और 53 के दौरान कोरियाई युद्ध प्रारंभ हुआ। कोरियाई युद्ध जो थे वो शीत युद्ध का हिस्सा हुआ करता था, मतलब कोरिया अगर देखिएगा ऐसे है, ऐसे ही कोरिया है। ठीक है, तो जो उत्तर वाला कोरिया है इसको सपोर्ट कर रहा था यूएसएसआर शीत युद्ध के दौर में, और नीचे वाला कोरिया को यूएसए सपोर्ट कर रहा था, यूएसए अमेरिका। ये शीत युद्ध की बात हो रही है। ये दोनों ससुरा मिल के दोनों का युद्ध करा देता है, दोनों आपस में खूब लड़ते हैं, काट मार करते हैं, मतलब 3 सालों तक लगातार दोनों के बीच युद्ध चला। अंततः ये मामला युद्ध में गया और 1953 में इन लोगों का बॉर्डर निर्धारित हो गया कि भैया तुम इससे आगे नहीं बढ़ोगे, मतलब ये बॉर्डर से आगे उत्तर वाला नहीं बढ़ेगा और इससे आगे दक्षिण वाला भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये निर्धारित कर दिया 53। फिर 53 के बाद से यहाँ पे धीरे धीरे प्रगति शुरू होती है दक्षिण कोरिया। अंततः 17 सितंबर 1991 को दोनों कोरियाई संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने, यूएनओ के सदस्य बने ये दोनों। इसी बीच दक्षिण कोरिया एशिया में सत्ता के केंद्र के रूप में उभरा। ओके, अब देखो 1991 में दोनों देश यूएनओ का सदस्य बनते हैं। उत्तर कोरिया तो ससुरा आज भी तनाशाह है, किम जोंग उन वहां का तनाशाह है, अपने देश के लोगों को जिसको चाहे मरवा देता है, जिसको जब चाहे मतलब खत्म कर देता है बिना पूछे बिना कुछ। अमेरिका भी डरता है उससे। ऐसा परमाणु बम भी हालांकि कहा जाता है कि बना के रख लिया है, ऐसे ऐसे हथियार बना के रख लिया है कि सीधे बोलता है कि हम फोड़ देंगे तुमको। अमेरिका को धमकी देता है, जरूरत पड़ा तो हम फोड़ देंगे, तुमको भी फोड़ेंगे, तुम्हारे सहयोगी देख जापान को, दक्षिण कोरिया को फोड़ने लगेंगे, ये सब धमकी देता है। अमेरिका भी जल्दी नहीं लगता है उसे, उत्तर कोरिया तो उस सूरत तो युद्ध मतलब हथियारे बनाने में हमेशा व्यस्त रहता है। लेकिन दक्षिण कोरिया 1991 के बाद इतना तेजी से विकास करना शुरू कर दिया कि दुनिया में उसकी अर्थव्यवस्था एक अलग पहचान बनाना शुरू कर दी। इसीलिए तो आज उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, दक्षिण कोरिया के बारे में। ठीक है,
ओके। सैमसंग का नाम सुना होगा। सैमसंग जो कंपनी है वो दक्षिण कोरिया की है, मोबाइल वाली कंपनी सैमसंग। सैमसंग नाम से केवल मोबाइल ही नहीं बनते, अन्य प्रोडक्ट भी बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं। अब देखिए 1960 के दशक से 1980 के दशक के बीच इसका आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से विकास हुआ। ओके, 60 से लेके 80 में ये तेजी से विकास किया। 1991 में ये यूएनओ का सदस्य बना। ये चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखो 1960 के 80 में के दशक में ये जो विकास किया उसको किस नाम से जाना गया, तो हान नदी का चमत्कार। हान नदी का चमत्कार कहा गया क्योंकि ये हान नदी का ही हिस्सा है, उसी नदी के किनारे ये बसा हुआ है और इस नदी के रास्ते मतलब ये आपसी व्यापार, अपने देश के अंदर का व्यापार को काफी तेजी से बढ़ावा देता है। अब दक्षिण कोरिया 1996 में OECD, वही OECD है जिसका सदस्य 1964 में जापान बना हुआ। तो दक्षिण कोरिया भी 1996 में OECD का सदस्य बन गया, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का ये सदस्य बन गया। 2017 में इसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और सैन्य खर्च में इसका 10वां स्थान है। ओके, 10वें स्थान पे आता है। मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार दक्षिण कोरिया का HDI इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 18वां रैंक है। अब पता है भारत का कितना है? 134वां रैंक। भारत का 134वां रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो ये है दक्षिण कोरिया। इसके उच्च मानव विकास के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक क्या क्या हो जाते हैं? ये कारक हो जाते हैं सफल भूमि सुधार। सफल भूमि सुधार यानी कृषि में ये काफी तेजी से विकास कर रहा है। ग्रामीण विकास, ये ग्रामीणों के लोगों का भी विकास काफी तेजी से किया है। व्यापक मानव संसाधन विकास, मानव संसाधन को काफी तेजी से ये डेवलप किया है। तीव्र न्याय संगत आर्थिक विकास, ये 4 क्षेत्रों में ये काफी तेजी से विकास किया। ठीक है, इसीलिए ये उच्च मानव विकास यानी HDI इंडेक्स में 16वें रैंक पे है और यही चीजें भारत में नहीं किया है, इसलिए भारत 134वें रैंक पे है। अब देखो सैमसंग हो गया, LG हो गया, हुंडई, ये सारे कंपनियां जो हैं वो दक्षिण कोरियाई ब्रांड जो हैं जो भारत में प्रसिद्ध है। ओके, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच कई समझौते हैं। उनके बीच बढ़ते वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाते हैं। मतलब कहने का सीधा मतलब है कि भारत और दक्षिण कोरिया के बीच बहुत सारे समझौते हैं। ठीक है, और ये समझौते भारत और दक्षिण कोरिया के बीच के जो संबंध है उसको भी दर्शाने का कार्य करते हैं। ठीक है, इस तरह हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 वो समाप्त होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के ऑब्जेक्टिव के साथ। बस हम सारा ऑब्जेक्टिव 1 वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे, हालांकि कवर प्रयास क्या करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो 1 शॉर्ट वीडियो ये कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।